बारिश की रात, एक तंग गली, गहरे नीले रंग की गीली सड़क, ऊपर से पानी टपकती छतें और दूर कहीं गरजती बिजली। गली में खड़ा वही शख्स जो हेलिक्स के साथ मिलकर जिक्सू से लड़ रहा था। इसका नाम है योई। सिगरेट पी रहा है, धीरे धीरे धुआं छोड़ते हुए। इस बार हेलिक्स को चुना शायद एक भूल थी, लेकिन किसी और को चुनना उससे भी बुरा होता। पलकें झपकाते हुए खुद से बुदबुदाता है, मैंने अपने शिक्षक को धोखा दिया, अपने ही साथियों को मार डाला, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। पास की ईंटों से एक आवाज आती है, ठंडी, रहस्यमयी। माफ कीजिएगा, लेकिन इस मिशन में ऐसा क्या है जो आपको जैसे उच्च स्तरीय एजेंट को भी खुद सामने आना पड़े? योई मुंह सिकोड़ते हुए जवाब देता है, मुझे शक है हाल ही में जी बोनांग और मिस्टर जिक्सू की ताकत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, यहां तक कि हेलिक्स और मैं भी उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। और ओल्ड वाइल्ड, वो तो बुरी तरह घायल हो गया था, पर अब अफवाहें हैं कि वो लौट आया है और पहले से कहीं ज्यादा भयानक। सिलबिलाती हुई छाया दीवार से अलग होती है। जॉन सामने आता है, घुटनों पर झुकता है, शांति से कहता है, मुझे बुक स्टोर और उसके मालिक की जांच करनी है, उनकी शक्ति, उनका स्वरूप और दुकान का लेआउट। योई धीरे मुस्कुराते हुए, अब जाओ, और उम्मीद है तुम मुझे अच्छी खबर लाओगे। जॉन फट से गायब हो जाता है, जैसे अंधेरे में समा गया हो। लोकेशन चेंज, 23वीं स्ट्रीट, बुक स्टोर के सामने। जॉन दीवार से निकलता है, बारिश अब भी तेज है। जॉन धीमे स्वर में, नंबर 412, यही है वो जगह। भूत की तरह दरवाजे से अंदर प्रवेश करता है, चारों ओर देखता है। यहां तो कोई ईथर नहीं, कोई खास ऊर्जा नहीं, एक साधारण सी दुकान। सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए, जो भी हो मुझे ऊपर जाना होगा। मेज पर रखा गार्गोयल अचानक आंख खोलता है, फिर बंद कर लेता है। दूसरी मंजिल, एक बंद दरवाजे के सामने। जॉन कमरे की ओर देखते हुए, बस यही एक जगह बची है, कुछ जीवन संकेत है यहाँ। हैंडल की ओर हाथ बढ़ाता है। एक साधारण बुक स्टोर में कोई राक्षस नहीं होता, मैं दुकानदार से छुटकारा पाकर रिपोर्ट कर सकता हूं। दरवाजा खुलता है और जॉन की आंखें ठहर जाती हैं। कमरे में लाल नसों जैसी जड़ें फैली हैं, जिन पर वहीं सपने वाले सफेद फूल खिले हैं। बीचों बीच शांति से सोता हुआ लिन। जॉन की सांस रुक जाती है। यह क्या है? जड़ें अचानक उसकी तरफ बढ़ती हैं, उसका शरीर जकड़ती है और एक चीख के साथ उसकी आंख बाहर निकलकर नीचे गिर जाती है। जॉन पीछे हटता है, उसकी बॉडी में बदलाव शुरू होता है। मुझे हट जाना चाहिए। सीढ़ी उतरने लगता है, आंख वहीं पड़ी है। जॉन की एक आंख में आंसू, दूसरी से खून बह रहे हैं, कांपती हंसी के साथ। हे मेरे प्रभु, आपका सेवक यहां है, सेवा के लिए प्रस्तुत। कट। बाहर गली में योई अब भी खड़ा है, सिगरेट के साथ। योई घड़ी देखते हुए, 30 मिनट। जॉन की कुशलता को देखते हुए ये ज्यादा है। शायद ये दुकान जितनी दिखती है उतनी साधारण नहीं। धीरे से धुआं छोड़ते हुए, हालात बुरे नहीं है। अगर कुछ भी हुआ तो जॉन छाया में समा जाएगा। आखिर उसके भीतर शैडो मॉसबक का खून है। सिगरेट के बट्स को जमीन पर गिराता है। नरेशन, धीमी भारी आवाज। गली के कोने में खड़ा योई अब भी सोच रहा था, क्या मेरी एक गलती ने मालिक को सतर्क कर दिया? योई नई सिगरेट निकालता है, होंठों से लगाता है, फिर रुकता है, आंखें संकरी। योई सोचते हुए, जब जॉन वापस आएगा मैं खुद ये मिशन पूरा करूंगा। अचानक कुछ देखकर चौंकता है। हल्की लाइट में उसकी परछाई हिलती है। योई धीरे, मैंने इस बरसात में लाइट बुझा दिया, फिर भी मेरी छाया क्यों जिंदा है? गुस्से में सिगरेट की डिब्बी को आग लगाता है और हवा में फेंकता है। योई चिल्लाकर, धत्तेरी की, अग्नि मंत्र, जल उठो। डिब्बी हवा में जाकर बम की तरह फटती है। पूरी गली तेज लाल रोशनी से नहा जाती है। गली की दीवारें कांप उठती हैं। योई चोगा उतार कर पीछे हटते हुए गुस्से में, बारिश ने मेरी अग्नि शक्ति को कमजोर कर दिया है, मुझे यहां से हटना होगा। फिर ठहर कर देखता है। योई आंखें सिकोड़ते हुए, जॉन ने मुझे क्यों धोखा दिया? कारण चाहे जो भी हो, अब उसे मरना ही होगा। मंत्र पढ़ता है, अग्नि मंत्र। झुलसी हुई धरती, परछाई से अचानक जॉन बाहर आता है, मगर उसकी आंखें, अब वो इंसान नहीं रहा। हवा से निकले काले टेंटिकल्स योई पर झपटते हैं। एक टेंटिकल उसके हाथ में लिपटता है और उसे गली से चिपका देता है। जॉन ठंडी आवाज में, बहुत देर हो चुकी है योई। गली में गिरा योई मंत्र पड़ता है। अग्नि की लहर उठती है। जॉन जलने लगता है, उसकी टेंटिकल्स पिघलने लगती हैं। योई सांसें भरते हुए बैठते हुए, तुम्हें लगता है मैं रक्षाहीन हूं?
मैं तुमसे बड़ा धोखेबाज हूं, तुम कितने भोले हो। जॉन पूरी तरह जल चुका है, बस आग से पिघले कुछ मांस के टुकड़े बचे हैं, मगर योई रुकता नहीं। और तभी जमीन से एक विशाल हड्डियों वाला सांप जिसमें इंसानी खोपड़ी जुड़ी है उसके सामने आता है। योई डरते हुए पीछे हटते हुए उस पर आग की बौछार करते हुए, तुम जॉन नहीं हो, कौन हो तुम? स्क्रीन पर वही ब्लैक होल से निकले दांत उभरते हैं जो पहले चैप्टर में दिखे थे, धीमे गहराते हुए। मेरे लॉर्ड, तुम्हारा सेवक। एक विशाल जीव सामने खड़ा है, मुंह इतना बड़ा जैसे पूरी गली निगल जाए, लाल आंखें जल रही हैं। कहता है, आपके लिए रास्ता साफ कर दिया जाएगा। योई सिहरते हुए, बुदबुदाते हुए, भगवान, यह किताब की दुकान के मालिक की चेतावनी थी, मैं समझा नहीं। जॉन चर्च का आदमी नहीं था। कट्टू, एक गेट की दस्तक। हेलिक्स अंदर खड़ा है, कहता है, अंदर आइए, क्या खबर है? एक एजेंट घबराता हुआ आता है, कहता है, सर, श्रीमान योई वो मारे गए। हेलिक्स रुकता है, आंखें फैलती हैं। हेलिक्स धीमे टूटी आवाज में, क्या हुआ? एजेंट रिपोर्ट थमाते हुए, घटनास्थल की तस्वीरें और जादू चिन्हों की पहचान रिपोर्ट में है। हेलिक्स रिपोर्ट खोलता है और सिताद और उसकी आंखें ठिठक जाती हैं। गली में भी लाल नशे जैसी जड़ें फैली हुई थी, उन पर सफेद क्रिस्टल जैसे सफेद फूल खिले हैं। और योई का शरीर खून सूखा हुआ, जैसे किसी ने सारा खून निकाल लिया हो, मुंह खुला हुआ और मुंह के अंदर वही सफेद फूल खिला हुआ। हेलिक्स आंखें गड़ाकर, इस रिपोर्ट में लिखा है कि मरते हुए योई ने खून से सिर्फ एक शब्द लिखा, रन। हेलिक्स सोचते हुए, जॉन जब लौटा उसका दिमाग किसी अज्ञात परजीवी ने कब्जा लिया था और अब वह इंसान नहीं रहा। एजेंट कहता है, स्कारलेट पंथ मुख्यालय को सबूत भेजने की तैयारी कर रहा है। प्रार्थना मर्फी उनका विश्लेषण करेंगे। हेलिक्स कहता है, उन्हें कहो व्हाइट वुल्फ पूरा सहयोग करेगा। एजेंट चला जाता है। हेलिक्स अकेले खड़ा है। हेलिक्स धीरे सोचते हुए, पुस्तक, दुकान के मालिक की चेतावनी इतनी निर्दयी होगी कभी नहीं सोचा था। फिर नीचे एक लैब की तरफ देखता है जहां एक टेस्ट ट्यूब में कोई जादुई प्रयोग चल रहा है। हेलिक्स टेस्ट ट्यूब को देखते हुए, अब दर्पण अंडे सेने का समय आ गया है, गुस्से में हाथ मारता है। हेलिक्स दांत भींचते हुए, मुझे परवाह नहीं कि वे कौन सा राक्षस है, मैं अपनी योजनाओं में किसी भी हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दूंगा, किसी भी कीमत पर। लिन का कमरा, सुबह की हल्की रोशनी, सपना खत्म होता है। हल्की रोशनी में लिन की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। लिन बेड पर लेटे लेटे, सुबह है, वो उठकर बैठता है, लंबी अंगड़ाई लेता है, सोचते हुए धीमी आवाज में, अगली बार जब मैं उसे देखूंगा मैं ओल्ड विली को जरूर धन्यवाद दूंगा, ये चीज वाकई सुंदर सपने लाती है। वो पर्दे हटाता है, बाहर अभी भी बारिश हो रही है। अलार्म बंद करता है। मुझे उम्मीद है सब कुछ वैसा ही होगा जैसा उसने कहा था। हल्की मुस्कान के साथ सोचता है, उसने क्या कहा था? अगली बार जब रात होगी हम शायद फिर से एक ही सपना देख रहे होंगे। वॉशरूम में जाता है। लिन मग में पानी भरता है, दांत साफ करता है, फिर शीशे में खुद को गौर से देखता है। लिन हैरान, रुको, ये क्या? दांत गिनता है, 1 2 3, ये 8 ज्यादा, जबड़ा पकड़ते हुए, क्या ये स्याही की वजह से है? उसे लगा होगा दांत देना किसी आशीर्वाद जैसा है। सर पर हाथ रखकर बाहर निकलता है। भगवान जाने वो क्या सोच रही थी। जब फिर मिलूंगा तो जरूर पूछूंगा। गेट खोलता है, बाहर बारिश की फुहारें, लेकिन चेहरा खुश, मुस्कुराते हुए। क्या आज कोई नया ग्राहक आएगा? फिर कुछ सुनाई नहीं देता, चेहरा गंभीर होता है। लिन धीरे से, अजीब है, मेरे पड़ोसी इस वक्त तो हमेशा तेज आवाज में समाचार सुनाते हैं। गहरी निगाह से उस ओर देखता है, आज इतनी खामोशी क्यों है? लिन का पड़ोसी कॉलिन अंधेरे में कांपता, सहमा, दोनों घुटनों को पकड़े बैठा है, नाक और आंख दोनों से पानी गिर रहा है। लिन बाहर से गेट पर दस्तक देता है। मिस्टर कॉलिन, आप ठीक हैं? आज खबरें नहीं सुन रही। कॉलिन घबरा जाता है, खुद से सोचता है, ये संदिग्ध हो रहा है, फिल्मों में ऐसे लोग मर जाते हैं। कॉलिन कांपती आवाज में, ना नहीं, सब ठीक है, आपको समाचार चाहिए? मैं अभी चालू करता हूं। टीवी ऑन करता है, जैसे ही स्क्रीन जलती है स्याही का अंधेरा बाहर आता है। टीवी रिपोर्टर ऑन स्क्रीन, आज की खबर, एक्सेस स्ट्रीट पर दीवार गिरने से एक व्यक्ति की मौत। टॉवर ऑफ सीक्रेट राइट्स जांच कर रहा है। लिन गेट के बाहर से देखता है,
ठुड्डी सहलाते हुए। कोई दुर्घटना या मौसम या कुछ और? कॉलिन मोबाइल में टाइप करता है, फादर विंसेंट को मैसेज भेजने वाला है। कॉलिन घबराया हुआ सोचता है, अगर उसे पता चल गया कि मैं पुजारी को बुला रहा हूं? नहीं, मैं संदेश नहीं भेज सकता। तभी लिन की आवाज आती है, मिस्टर कॉलिन। कॉलिन चौंकता है और गलती से सेंड दब जाता है। स्क्रीन पर दिखता है, मैसेज सेंड टू फादर विंसेंट डुआम चर्च। कॉलिन हाथ से सिर पकड़ते हुए फूट फूट कर रोता है, डोम चर्च के फादर, इस छोटे मेमने को बचाओ लिन, शांति से। अगर आप ठीक हैं तो मैं चलता हूं। पीछे मुड़ते हुए सोचता है, वो कुछ छुपा रहा है क्या? मुझे कोई उपहार लेकर उससे बात करनी चाहिए। दरवाजा खुलता है, घंटी बजती है, बारिश की बूंदें और एक लड़की की एंट्री। लिन पीछे मुड़ता है, वेलकम। लड़की अंदर आती है, ये है मेलिसा, निदेशक की बेटी। वो छतरी बंद करती है, जूते उतारती है और अंदर देखती है। मेलिसा सोचती है, क्या ये वही बुक स्टोर है जिसके बारे में पापा की फाइलों में था? वो आगे बढ़ती है, टेबल पर हाथ रखती है, क्या आप इस स्टोर के मालिक हैं? लिन मुस्कुराता है, हाँ, बस बताओ क्या चाहिए। यहाँ किताबें उधार ली जा सकती हैं, खरीदी जा सकती हैं, या बस पढ़ने के लिए रुका भी जा सकता है। मेलिसा उसकी आंखों में देखती है, सोचते हुए हल्की नाराजगी के साथ, वो इतना भी खास नहीं लगता। क्या पापा ने कोई गलती की? फिर मुंह बनाते हुए, क्या बकवास है, बारिश झेली, डांट का रिस्क लिया और ये एकदम बोरिंग किताबों की दुकान निकली। वो मुड़कर सीधा लिन की तरफ देखती है। मेलिसा तेज आवाज में, क्या आपने कहा था कि मैं कुछ भी मांग सकती हूँ? लिन सिर उठाता है, हल्का परेशान होकर सोचता है, आजकल के बच्चे क्या सोचते हैं ये? फिर गंभीर टोन में, अगर तुम्हारी मांगें अनुचित हुई तो मैं उन्हें पूरा नहीं कर पाऊंगा। अचानक लड़की टेबल पर जोर से हाथ मारती है। मेलिसा दमदार अंदाज में सीने पर हाथ रखकर, मैं तुम्हारे साथ हाथापाई करना चाहती हूँ, क्या ये ज्यादा मांग है? लिन एक पल को सन्न सोचता है, किताबें पढ़ने, खरीदने, उधार लेने के विकल्प में से ये लड़की हाथ खुश्ती चुनती है। गहरी सांस लेता है, ये अजीब है, लेकिन मेरा अंतर ज्ञान कहता है कुछ चल रहा है। लिन मेलिसा का बारीकी से निरीक्षण करता है, सोचते हुए, उसने अपने कीचड़ से सने जूतों को बाहर ही धोया था। ये शिष्टाचार है, उसके बाल अच्छी तरह बंधे हैं, संपन्न परिवार से है और वो थोड़ी निराश दिख रही थी। शायद वो किसी मकसद से आई है। मेलिसा उसे घूर रही है, चमकती आंखों से तैयार है आर्म रेसल के लिए। लिन मन में, इसका गुस्सा, ये आंखें, ये तो उस जैसे ही हैं। फिर झट से सोचता है, जोसेफ। मेलिसा को देखते हुए, क्या तुम जोसेफ से जुड़ी हो? मेलिसा चौंक कर खड़ी हो जाती है, आपको कैसे पता? लिन शांति से चाय डालता है, ऐसे मत देखो, तुम दोनों बहुत मिलते जुलते हो। मेलिसा नाराज होकर कहती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? लिन मुस्कुराते हुए सोचता है, हाँ, एक ही सिक्के के दो पहलू, विद्रोही, तेज और अभिमानी, यही तो डीएनए है। फिर कहता है, दूसरा सवाल, तुम मुझसे हाथापाई क्यों करना चाहती हो? मेलिसा नजरें चुराते हुए चाय का घूंट लेती है। जोसेफ कहते हैं, अगर कोई बात परेशान करे लेकिन आप कुछ कर ना सकें तो किसी से लड़ लो। लेकिन हाथापाई ही क्यों? मेलिसा उत्साह से, जोसेफ कहते हैं, अगर दूसरा इंसान मना कर दे तो वह कमजोर दिखेगा और अगर गुस्सा होकर मारे तो उसे मारने का बहाना मिल जाएगा। लिन माथा पीटते हुए सोचता है, जोसेफ, तुम अपने बच्चों को ऐसे पाल रहे हो? ठीक है, वो एक सैनिक है और ये उसकी ट्रेनिंग का नतीजा। लिन दांत खींचते हुए, ठीक है, हम ये करेंगे। कैसे करना है? मेलिसा बच्चों जैसी खुशी से, 3 में से बेस्ट सही रहेगा ना? लिन सोचता है, ये अपनी भड़ास मुझ पर निकालने आई है, मैं उसका पंचिंग बैग हूं क्या? मुट्ठी भींचता है, ठीक है जोसेफ, मैं तुम्हारी बेटी को हल्के में नहीं लूंगा। हाथ टेबल पर रखते हैं, घड़ी की टिक टिक के साथ सस्पेंस। मेलिसा सोचती है, उसकी पकड़ सामान्य है, क्या वो सच में पहली क्लास है? मुझे इसे हल्के से लेना चाहिए, कहीं उसे चोट ना लग जाए। गिनती शुरू होती है, 3, 2, 1, धप्पी। हाथ टेबल से टकराता है, क्षण भर में वो हार गई। मेलिसा ठिठक जाती है, आंखें चौड़ी। ये कैसे हो सकता है? मेलिसा अपने हाथ को घूरते हुए दिमाग में सोचती है, ये कैसे हो सकता है? मैं आर्म रेसलिंग में एक आम लड़के से हार गई। वो धीरे से नजर उठाकर लिन को देखती है, जो शांत भाव से मुस्कुरा रहा है। मेलिसा गुस्से में, मन में,
उसके चेहरे पर वो हे मैं बहुत अच्छा हूं वाला लुक क्यों है? हे भगवान, मन में सोचते हुए। जब मैं 6 साल की थी मैं 10 लोगों को हरा सकती थी, और अब मैं हार गई। हार नामुमकिन। लिन हंसते हुए पर ईमानदारी से। असल में ये बहुत ही प्रभावशाली है कि आप जैसी युवा लड़की इतनी ताकतवर हैं। हमें पहले तो बराबरी का मुकाबला लग रहा था, है ना? मेलिसा झल्लाते हुए मन में। बराबरी? मेरी ऐस बराबरी वो सिर्फ 1 सेकंड का क्षण था। इसने आराम से मुझे हरा दिया और अब मुझे नीचा दिखा रहा है। मेलिसा टेबल पर हाथ पटकती है, चेहरा लाल, आंखें जलती हुई, आवाज में दृढ़ता। ये 3 में से बेस्ट है, इस बार मैं जीतूंगी। वो मुट्ठी भींचती है, लाल आंखों से उसे घूरती है। चलो दोबारा। लिन धीरे से सिर हिलाता है, हल्की सी मुस्कान के साथ। मन में, ये लड़की क्या सिर्फ आर्म रेसलिंग नहीं, मुझे मार ही डालना चाहती है, मुंह बिगाड़ते हुए। ओके चलो, काउंट डाउन, 3, 2 डॉट्स, 1। मेलिसा पूरी ताकत लगा देती है, चेहरा तना हुआ, शरीर कांपता है, दांत भींचे हुए। लेकिन लिन का हाथ हिला तक नहीं। लिन धीरे से सांस छोड़ते हुए मन में, जैसा बाप वैसी बेटी, लेकिन ये सख्ती की कोशिश करने वाली नन्ही सी बच्ची सच में प्यारी लगती है। वो एक हल्के मुंह से उसका हाथ टेबल पर गिरा देता है। मेलिसा शौक में, आंखें फैल जाती हैं, हार का ठहराव, धीरे से आंखों में आंसू। सब खत्म हो गया, ये सब खत्म हो गया। मन में, क्या मैंने कुछ गलत किया था? लिन थोड़ा चिढ़ाते हुए, अरे ये तो बस आर्म रेसलिंग थी, जीतना इतनी बड़ी बात भी नहीं थी। उसके माथे पर हल्का फ्लिक मारता है। लिन कहता है, अगर हम चाकुओं से लड़ रहे होते तो तुम अब तक मर चुकी होती। सीखो लड़ाइयां सोच समझ के चुनो। मेलिसा माथा पकड़े हुए गुस्से में, तुम बहुत मतलबी हो। लिन मन में, थोड़ी शरारत के साथ, छोटी है पर सबको लड़ाई में घसीटती रहती है। अगर इसे ना रोका गया तो बड़ी होकर शायद अपराधी बन जाए। हाथ आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, मैं इसे बचाऊंगा। इतना अच्छा इंसान होना भी एक मुसीबत है। लिन मुस्कुराते हुए, ठीक है, अब जब मैं तुम्हारे सारे चैलेंज पूरी कर चुका हूं, अब बताओ आई किस लिए हो? मेलिसा शर्माते हुए, एक किताब उधार लेने आई थी। लिन पैसों की चमक वाली आंखों से, ओह, पहले क्यों नहीं बताया? कौन सी किताब? मेलिसा धीरे से, जो मेरे पापा ने उधार ली थी। मैंने आधा पढ़ा था, फिर पकड़े जाने से पहले रुकना पड़ा। अब मैं उसका अंत पढ़ना चाहती हूँ। वो फिर से खुद में सोचती है, उफ, मुझे तो शुरू में ही बता देना चाहिए था। अब ये देगा भी या नहीं? लिन चिन पकड़ते हुए सोचता है, उसकी बातों से लग रहा है वो अपने पापा से डरती है। छोटा राजकुमार, शायद इनके बीच तनाव की वजह है। लिन, कि मेरे पास है वो किताब, लेकिन तुम जोसेफ से खुद बात क्यों नहीं करती? मेलिसा धीरे से शर्माते हुए, वो ऐसी किताबें पढ़ता है, ये जानना उसके लिए शर्मनाक होगा। अगर उसे पता चला कि मुझे पता है तो वो मुझ पर गुस्सा हो जाएगा। वो मुझे किताब कभी नहीं देगा। लिन हंसते हुए, तुम पर गुस्सा? मुझे तो नहीं लगता। अगर तुम अच्छे से बात करो शायद मान जाए। मेलिसा गुस्से से, वो कभी नहीं समझता, हमेशा बिजी रहता है, घर आते ही मजाक उड़ाता है। मैं कितनी भी मेहनत करूं वो कभी खुश नहीं होता। चेहरा ठंडा, टोन कठोर, हर बार कहता है, जब मैं तुम्हारी उम्र में था मैं कभी उसे इंप्रेस नहीं कर सकती। लिन कुछ सोचते हुए सिर झुकाता है, समझ गया, असली दर्द वही है। लिन कहता है, तो क्यों ना कुछ ऐसा करो जो उसे सच में इंप्रेस कर सके। वो चौंक कर उसे देखती है। लिन किताब हाथ में लिए सोचता है, तो यही हो रहा है। बाप अपने काम में इतना डूबा है कि अपनी बेटी की तकलीफ नहीं देख पा रहा, और बच्ची एक किताब में अपना स्पेस खोज रही है। वो एक अनुभवी इंसान है जिसने जिंदगी देखी है, पर अपनी भावनाओं को शब्दों में ढालना नहीं सीखा। अपने बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए बस डांटना जानता है, और बच्चे की नजरों में वो एक बेरहम इंसान है। एक किताब उठाता है, गहरी सोच में डूबा हुआ चेहरा, सोचते हुए मुस्कुराता है। मुझे उन माता पिता के लिए बुरा लगता है जो सिर्फ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। शायद ये किताब उनके लिए सही है। किताबों की ओर बढ़ते हाथ लिन हल्की हंसी के साथ, जैसा कि कहते हैं,
अगर बच्चा शरारती है तो वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा, और ये एसएटी तैयारी वाली किताब शायद सब ठीक कर दे। टेबल पर 4 किताबें रखता है लिन शैतानी मुस्कान के साथ। स्कूल के बाहर की जिंदगी, इसे भौतिकी और रसायन विज्ञान से समृद्ध बनाना चाहिए, है ना? मेलिसा उसे घूरती है, कहती है, ये सब क्या है? लिन की आंखें चमकती हैं, कहता है, मैंने बताया था ना, ये जोसेफ को प्रभावित करने के लिए है। मेलिसा अंदर सोचती है, प्रभावित करना? बचपन से तलवारबाजी सीखती रही, फिर भी कोई तारीफ नहीं मिली। हर कोई मुझसे कुछ बड़ा चाहता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं जोसेफ की बेटी हूं। पर मैं तो बस इतना चाहती हूं कि वो कहे शाबाश। लिन गंभीरता से कहता है, दिन के अंत में तुम्हारे पिता की एक ही ख्वाहिश है, तुम्हारा आगे बढ़ना। भले ही वो कुछ ना कहें, पर जब वो तुम्हें बेहतर होते देखते हैं वो संतुष्ट होते हैं। मेलिसा सोचती है, धीरे से किताब की ओर हाथ बढ़ाती है। एम, तो ये किताबें क्या मुझे वाकई मजबूत बना सकती हैं? किताब का टाइटल द ओरिजिन ऑफ कीज एंड डोर्स। जैसे ही उसने किताब छुई, वो एक सुनहरी दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। दरवाजा खुला और वो लहरों में बहती चली गई। मेलिसा, आवाज अंदर से गूंजती है, डर मत, अगर दरवाजा खोलना है तो कीमत चुकानी होगी। पानी में घुलता शरीर, फिर नया निर्माण, सोचती है। ये क्या था? मेरी आत्मा जैसे बदल दी गई हो। ये है सभी सत्यों की आधारशिला। वो आंखें खोलती है, हाँफती हुई, किताब पर हाथ। अंदर सोचती है, अब मैं जानती हूं, ये किताबें सिर्फ ज्ञान नहीं, ये द्वार है। नाइट की योग्यता, शक्ति, सब कुछ इनमें है। लिन उसे देखता है, मुस्कुराता है, कहता है, क्या तुम शक्ति चाहती हो तो इन किताबों को अपना लो, दर्द सहो और दरवाजे खुद खुलेंगे। मेलिसा किताब उठाती है, आंखों में चमक। मैं तैयार हूं। लिन उसके कंधे पर हाथ रखता है। डर लग रहा है, लगता है ये सब बहुत भारी है। वो घबराई हुई सोचती है, ये आदमी एक दानव जैसा है, लेकिन उसका ज्ञान असीम है और शायद मुझे उसकी जरूरत है। फिर अचानक वो झुककर कहती है, पूरे आत्मविश्वास से, मैं डरी नहीं हूं, धन्यवाद आपकी गाइडेंस के लिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। लिन सोचता है, मुस्कुराता है, हंसते हुए, वाह कितना नाटकीय बदलाव है। लगता है एसएटी की किताबें किसी जादू से कम नहीं। बुक को बैग में डालते हुए, पैसे लेते हुए कहता है, ये रहा आपका थैला, 100 युआन, धन्यवाद। मेलिसा बुक स्टोर से निकलती है। बारिश हो रही है। छतरी खोलते हुए, मैं यहां किताब उधार लेने आई थी और खरीद बैठी, पर जो भी हो अब वक्त है पढ़ने का। मुस्कुराते हुए गूंजती आवाज में, मैं कर सकती हूँ, पढ़ाई शुरू। समुद्र में एक परछाई लाइट की स्पीड से पानी पर दौड़ती है, फिर अचानक गायब हो जाती है। टेलीपोर्ट कमरा। जिक्सू की आंखें खुलती हैं, हाँफते हुए चिल्लाती है, आह। वो बिस्तर पर बैठती है, उसके पेट पर गहरा जख्म है, खून रिस रहा है, उसकी सांसें तेज हैं और आंखों में डर और उलझन। मन में सोचती है, सही है, उस काले जादूगर से बचने के लिए मुझे 2 बार जबरन टेलीपोर्ट करना पड़ा था। कम से कम मैं जिंदा हूं, अभी भी एक टुकड़े में। कमरे की दीवारों को देखती है, यह जगह अनजानी है। धीरे से बुदबुदाती है, के और मैक्स कहाँ है और मैं कहाँ हूं? तभी दरवाजा खुलता है, सुनहरी बालों वाली लड़की अंदर आती है, नरम आवाज में, अपने जख्म को मत हिलाओ, बहुत गहरा है। जिक्सू सचेत होकर देखती है, तुम? वो लड़की को गौर से देखती है, लंबे कान, चमकती आंखें। जिक्सू मन में, एक एल्फ, न्यूओजन में एल्फ। कंफ्यूज होकर पूछती है, क्या तुमने मुझे बचाया? लड़की थोड़ा सोचते हुए, हाँ, किराने के थैलों की याद में खो जाती है। डोरिस धीरे से, मैं बस सामान लेने निकली थी और तब तुम्हें देखा। एक रहस्यमयी खूबसूरत लड़की, खून से लथपथ, सड़क पर बेहोश। यहां से बस 10 मीटर दूर। मैं तुम्हें नहीं लाती, वो लोग तुम्हें ढूंढ ही लेते। जिक्सू शर्मीले स्वर में, तो तुम मुझे यहां इसलिए लाए? डोरिस कंधे उचकाते हुए, हाँ, और अगर वो लोग मेरे पीछे पड़ गए तो मुझे दिक्कत पसंद नहीं, लेकिन चिंता मत करो, कल्पित बौने अच्छे शिकारी होते हैं। पदचिन्ह और गंध छुपाना मेरा हुनर है। वो आंख मारती है। जिक्सू हल्का मुस्कुराती है। जिक्सू नरम स्वर में, धन्यवाद मुझे बचाने के लिए, मैं कर्जदार हूं। पूछती है, मैं कितनी देर बेहोश थी? डोरिस थोड़ी पर उंगली रखते हुए, करीब 5 घंटे, शायद टेलीपोर्ट हुए तुम्हें 6 घंटे ही हुए होंगे।
जिक्सू अपने हाथ को देखती है, कांपता हुआ, मन में, अगर टेलीपोर्ट करते वक्त मरी होती तो कोई हैरानी नहीं होती, पर मैं बच गई। ये सिर्फ किस्मत नहीं थी। वो एक सांस छोड़ती है और अचानक याद आता है, मुट्ठी भींचते हुए मन में, मिस्टर लिन, अगर वो मुझे इच्छा शक्ति न देते तो मेरा शरीर टेलीपोर्टेशन सह ही नहीं पाता। जैसा कि उनसे उम्मीद थी, उन्होंने सब कुछ पहले ही भांप लिया। कट टू, लिन एक किताब पढ़ते हुए छींकते हैं। कट बैक, जिक्सू बिस्तर पर, थोड़ा रिलैक्स्ड, मन में, खत्म नहीं हुआ, मैं अभी भी जीत सकती हूँ। मुझे ठीक होने के लिए समय चाहिए और मुझे जानना होगा कि ये एल्फ है कौन। डोरिस उत्साहित होकर, तुम्हारी रिकवरी स्पीड कमाल की है, क्या तुम भी कोई शिकारी हो? जिक्सू थोड़ा संकोच से, नाम है जी जिक्सू। तुम एक एल्फ हो सही, लेकिन न्यूओजेन में क्यों? डोरिस संजीदगी से जिक्सू को देखती है, अभी तक मैंने अपना परिचय नहीं दिया। मैं डोरिस हूं, एक शुद्ध रक्त एल्फ, अजीर के सबसे पुराने और पवित्र परिवार से। वो अपनी ओर इशारा करती है। मैं यहां आई हूं आयरिस परिवार के खोए हुए गौरव को ढूंढने। जिक्सू आश्चर्य में, आयरिस परिवार, वो तो प्राचीन किंवदंतियों का हिस्सा नहीं था? जिक्सू बचपन की यादों में खो जाती है। प्राचीन किंवदंतियों के अनुसार यह एक गौरवशाली राज्य हुआ करता था, लेकिन राजा कैंडेला के पागल हो जाने के बाद यह स्थान खंडहर में बदल गया। उस अंधेरी रात में कुछ कल्पित बोनों ने चुड़ैल वालपुर्गिस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। उन्हें एक नया संरक्षक दिया गया। तब से यदि कोई एल्फ चुड़ैल की मदद मांगता था तो वे मई की पहली रात को वालपुर्गिस नाइट में शामिल होते थे। इसीलिए चुड़ैलों द्वारा आशीर्वाद प्राप्त कल्पित प्राणी और अन्य आध्यात्मिक प्राणी, साथ ही चुड़ैलें स्वयं भी उपस्थित लोगों के रूप में जानी जाती हैं। जिक्सू धीरे से, तो तुम एक चुड़ैल से समझौता करने आई हो? डोरिस के हाथ में एक चमकता हुआ जादुई चिन्ह प्रकट होता है। नीली रोशनी कमरे को घेर लेती है। डोरिस धीरे, रहस्यमयी स्वर में, हाँ, यह वही है। यह चिन्ह मूल 4 चुड़ैलों में से एक का है, सबसे प्राचीन रहस्य। किसी ने आज तक उसका असली रूप नहीं देखा। किंवदंती कहती है वह बर्फीले स्वप्नलोक में सोती है, जहां केवल सफेद आयरिस और प्राचीन ड्रैगनों की लाशों से बने पेड़ होते हैं। जिक्सू का चेहरा सख्त पड़ता है, उसकी आंखों में झटका सा महसूस होता है। जिक्सू धीरे से बुदबुदाती है, ये सिल्वर है, वो असली चुड़ैल जिसके बारे में हर अलौकिक प्राणी डरता है। आंखें से कोड़ते हुए, मैंने सोचा था वो सिर्फ एक मिथक थी, लेकिन नरेशन धीमा मंत्रमुग्ध स्वर में, अजीर का मिथक, अध्याय 1, जब न समय था न इतिहास, केवल अराजकता। 4 थीं, चांदी, जीवन, वालपुर्गिस और यग्द्रसिल। एक बर्फ की रानी, एक अग्नि की देवी, एक रात्रि की छाया और एक वृक्षों की आत्मा। उन्होंने ही सपनों और यथार्थ के बीच दीवारें खींची और फिर खुद अनंत निद्रा में चली गईं। जिक्सू तनाव में, लेकिन न्यूओजेन क्यों? यहां ऑर्डर ऑफ ट्रुथ का नेटवर्क है, इतनी बड़ी सपना भूमि यथार्थ में कैसे समा सकती है? डोरिस आंखें सिकोड़ती है, यादों में खोई। महान अर्शी ने यही कहा था, सिल्वर बर्फ से उतरेगी, न्यूओजेन में प्रवेश करेगी और जिन पर सितारों की कृपा होगी उन्हें आशीर्वाद देगी। पर आप जानते हैं, ये भविष्यवाणियां हमेशा उलझी हुई होती हैं। जिक्सू कंबल हटा देती है, पैर नीचे झुलाती है, ठंडे स्वर में, तो आप यहाँ कितने दिन रुकने वाली हैं? और क्या आपको ये बारिश असामान्य नहीं लगती? डोरिस खिड़की से बाहर झांकती है, मेरे लिए मौसम कोई बाधा नहीं है, मैं कठोर हालात में जीने की आदी हूं। जिक्सू सोचती है, यह सिर्फ बारिश नहीं है, यह कुछ और है, वो जादुई दर्पण अंडा जो मन को नियंत्रित कर सकता है और सपना जानवर बना सकता है। मुझे किसी को सच नहीं बताना चाहिए, नहीं तो सब और बिगड़ जाएगा। और सावधान करती है, इन दिनों बाहर ना निकलना ही बेहतर होगा, बहुत खतरनाक समय है। डोरिस मुस्कुराती है, पर खतरे में तो आप ज्यादा हैं, फिर भी चेतावनी आप दे रही हैं। जिक्सू गंभीर दृढ़ स्वर में, क्योंकि मैं एक शिकारी हूं, मैं रसातल में झांकती हूं और रसातल में बदल जाती हूं। रात की आग से जीवन और मृत्यु के बीच चलती हूं। मेरी ताकत किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, मैं जानवरों का शिकार करती हूं ताकि मासूम चैन से सो सकें। डोरिस की आंखें झपकती हैं जैसे अतीत की कोई गूंज हो। जिक्सू ध्यान से देखते हुए सोचती है, यह ऐसे बोलती है जैसे खुद वहां थी। डोरिस भागती है और कहती है, आह मेरा सुख। डाइनिंग टेबल पर डोरिस
सूप परोसते हुए। ताज़ा मेमने का सूप, खास तौर पर आपके लिए। जिक्सू एक चम्मच लेती है, रुकती है, फिर पूरा कटोरा पी जाती है। डोरिस मुस्कुराते हुए, मेरे पाक कौशल पर मुझे पूरा भरोसा है, दूसरा कटोरा डालती है। डोरिस धीरे से, तो क्या आप नियोजन को अच्छी तरह जानती हैं? जिक्सू सीधा जवाब देती है, मेरी स्थिति अब काफी संवेदनशील है, मदद करना कठिन होगा। पर एक जगह है, 23वीं स्ट्रीट की किताबों की दुकान, वहां के मालिक श्रीमान लिन शायद आपकी मदद कर सकें। डोरिस कुतूहल से, श्रीमान लिन कौन है वो? जिक्सू गर्व से, आंखों में चमक, वो मेरे मार्गदर्शक हैं। मैंने उनके प्रति अपनी निष्ठा की शपथ ली है, पर उनकी सर्वज्ञता ईश्वर के समान है। लिन दूसरी तरफ बुक स्टोर में झाड़ू लगाते हुए छींकता है। डोरिस शक भरी निगाह से, दिलचस्प बात है, मैंने ऑर्डर ऑफ ट्रुथ की सूची में उनका नाम नहीं देखा। अगर वह नियोजन में है तो रिकॉर्ड होना चाहिए। जिक्सू थोड़ा शर्माते हुए, मैं केवल वही कहती हूं जो मैंने अनुभव किया है। वह एक सच्चे संत हैं। अपने शरीर की पट्टियां खोलती है डोरिस हैरान। डोरिस सोचते हुए, मैंने उसे अधमरा पाया था और अब एक भी घाव नहीं। उसके शरीर से तो स्वप्न जानवर की ऊर्जा भी निकल रही है। डोरिस धीरे से कहती है, मुझे यकीन है आपके श्री लिन अविश्वसनीय व्यक्ति हैं। जिक्सू गर्व से, वो सबसे दयालु और परोपकारी इंसान है। डोरिस घूमते हुए, मैं जरूर उस पुस्तक विक्रेता से मिलूंगी, तब तक आप यहीं आराम करें, नहाने के लिए गर्म पानी तैयार है। जिक्सू विनम्रता से झुकती है, आपकी दया के लिए धन्यवाद मिस डोरिस। सीन बदलता है। जिक्सू बाथटब में बैठी सोचती, मुझे अपने अधीनस्थों से संपर्क करना होगा, लेकिन पहले ताकत वापस लानी होगी। कट, डोरिस किचन में सिंक के पास खड़ी, पानी बह रहा है, उसकी परछाई पानी में दिख रही है। डोरिस धीरे शैतानी हंसी के साथ, यह दुनिया झूठे भविष्यद्वक्ताओं से भरी, अपनी परछाई मिटा देती है। फिर से वो चिन्ह चमकता है। डोरिस सर्द मुस्कान के साथ, अगर वह कमजोर निकला तो फिर उम्मीदें तोड़ने की कीमत भी चुकानी पड़ेगी। सीन में झूम, दीवार से आधा लटका हुआ एक व्यक्ति जादुई सर्कल से घिरा, भेड़ की खोपड़ी पास रखी है। डोरिस निर्दयी मुस्कान के साथ, ठीक है, अब रसोई के कचरे से छुटकारा पाने का समय आ गया है। मुझे तो नहीं लगता है वो सूप किसी मेमने का था। अंधेरे कमरे में फायरप्लेस की लपटें जल रही हैं। हेलिक्स खड़ा है, उसका चेहरा आग की ओर है, पीछे सबऑर्डिनेट घुटनों पर। हेलिक्स धीमे स्वर में आंखें तिरछी करके, अभी तक हमारे ट्रैकर से कोई खबर नहीं? सबऑर्डिनेट सिर झुकाए हुए, चेजर पाकर असामान्य रैंक का शिकारी, लापता होने की पुष्टि हो चुकी है सर। हेलिक्स धीरे से पास आता है। आखिरी संपर्क के समय वह कहां था? अहदब और स्कारलेट पंथ के लोगों ने क्या कहा? सबऑर्डिनेट हिचकिचाते हुए, वे कहते हैं उन्हें कुछ नहीं पता। हेलिक्स अचानक उसका गला पकड़ लेता है, हवा में उठा लेता है। हेलिक्स धारते हुए, नहीं पता। वे लाल पंथ के कमीने, क्या उन्हें इस मिशन की गंभीरता का जरा भी एहसास नहीं? सबऑर्डिनेट की आंखें लाल पड़ने लगती हैं, सांस अटकी हुई। सबऑर्डिनेट टूटी आवाज में, निशान पूरी तरह मिटा दिए गए थे और जादू के चिन्ह भी पहचान में नहीं आए। हेलिक्स गुस्से से घूरता है, फिर उसे जमीन पर गिरा देता है, धीरे से, नफरत से। जांच जारी रखो, मुझे परवाह नहीं, तुम में से कितने मरते हो, उसे ढूंढना ही होगा। हेलिक्स पलटता है, कमरे की परछाइयां उसके चारों ओर फैलती हैं, धीरे से। और चार्ल्स, उसकी क्या स्थिति है? सबऑर्डिनेट खांसते हुए, वह जाग चुका है सर। यूएआई ने उसकी लाश को पूरी तरह संरक्षित रखा था। स्कारलेट पंथ के प्रीकेंट मर्फी ने उसे पुनर्जीवित किया और उसके मन में हमारे लक्ष्य के लिए युद्ध की इच्छा भर दी। हेलिक्स मुस्कुराता है, पर वो मुस्कान ठंडी और क्रूर है। अंततः कुछ अच्छी खबर? चार्ल्स वाइल्ड का सबसे पसंदीदा शिष्य, इसीलिए तुमने उसे मारा था, है ना? हेलिक्स ठहरता है, सोचता है, धीरे से, जैसे खुद से। देखते हैं, जब उसका अपना शिष्य नरक से लौटकर उसे मारने आएगा तब क्या होगा? सिटी गली, बारिश गिर रही है को एक व्यक्ति भीगता हुआ चल रहा है। वह थका हुआ है, उसकी आंखें बुझी हैं, होंठ बुदबुदाते हैं। मन में, क्या वे तैयार हैं? आशा है वह जरूरी ऊर्जा ला पाएंगे जादुई दर्पण के अंडे को सहने के लिए। बर्फीली पहाड़ी, धुंध और हवा चल रही है। यांग विली एक पहाड़ के सामने खड़ा है, हाथ में चमकता हुआ मैजिक वंड। आंखें उठाकर धीमे स्वर में, अंततः मैं यहां हूं।
उसके सामने पहाड़ पर एक विशाल डायनासोर की खोपड़ी जमी हुई है। विली, जोर से। मेरे गुरु, शब्द का सबसे प्राचीन भगवान, ड्रैगन विस्परर, दिग्गजों में अंतिम, काला सम्राट, दिग्गजों के राजा, स्लेटर ऑगस्टस। विली घुटनों पर बैठा है, जादुई इवेंट चमकता है, पर्पल लाइट चारों तरफ फैलती है। कांपती आवाज में, मेरा नाम वाइल्ड है, मैं आपसे बात करने आया हूं। अगर आप मेरी प्रतिभा देखना चाहें तो कृपया मेरे कार्यों को देखें। पहाड़ के अंदर पर्पल लाइट पहाड़ के सीने से उठती है। आवाज गूंजती है, मेरे शिष्य, किसी जादू की आवश्यकता नहीं। मुझे काले जादूगर का जीवाश्म कहा जाता है, लेकिन मेरा शरीर अब भी जीवित है। लाइट फटती है, आसमान रोशन हो जाता है। एक विशाल बूढ़ा व्यक्ति बाहर आता है, सिर पर ताज। बूढ़ा व्यक्ति धीरे से, बहुत दिन बाद मुलाकात हुई वाइल्ड, अब बताओ क्या लाए हो? विली गर्व से गार्गोयल आगे करता है। मैंने कार्य पूर्ण कर लिया है, यह परिणाम है, कृपया इसे देखें। बूढ़ा व्यक्ति उंगली बढ़ाता है, कई मैजिक सर्कल्स हवा में बनते हैं, उसकी आंखों से जुड़ते हैं आश्चर्य से। क्या यह एक लगभग पूर्ण कृति? ऑरा पूरे पहाड़ पर फैल चुका है। बूढ़ा व्यक्ति गंभीर होकर कहता है, इस पल से भाग्य ने निर्णय ले लिया है, अब से तुम स्नातक हो चुके हो। मेरा शिष्य। विली सीना ताने खड़ा हो जाता है, खुश होकर। तुम्हारा मतलब है? बूढ़ा व्यक्ति धीरे से, अब से तुम एक स्वतंत्र अंधेरे जादूगर हो। विली घुटनों पर झुकता है, सामने एक बुजुर्ग डार्क विजर्ड खड़ा है। विली आदर से, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद गुरुदेव। एक डार्क विजर्ड के रूप में आपकी पहचान और आशीर्वाद मेरे लिए सम्मान की बात है। बूढ़ा व्यक्ति गंभीर मुस्कान के साथ, अपना भाग्य मत भूलो विली, मेरी शुभकामनाएं हैं कि किस्मत हमेशा तुम्हारे साथ चले, मेरे अंतिम शिष्य। युवा विली एक गली में चलता हुआ। नरेशन, उस वक्त मैंने अपने गुरु के शब्दों की गहराई को नहीं समझा था। मैं बस इस बात से खुश था कि उन्होंने मुझे चुना। मेरे भविष्य की उम्मीदों से मैं भर गया था और मैंने खुद को अंधेरे में डाल लिया, पूरी तरह। रहस्यमयी, शक्तिशाली और खूबसूरत। विली अनाथालय के दरवाजे पर पहुंचता है। नरेशन, अब जब मैं सोचता हूं, शायद मैं बहुत छोटा था, बहुत जंगली, तभी ये सब हुआ। एक व्यक्ति आगे आता है, कहता है, कृपया इस तरफ आइए। यही वो जगह है जहां अनाथ बच्चे रहते हैं। एक बच्चा कोने में चुपचाप बैठा है। व्यक्ति कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई आप जैसा बड़ा व्यक्ति काले शल्क वाले सर वाइल्ड को किसी अनाथ को गोद लेने आएगा। विली बच्चे की ओर इशारा करते हुए, उस बच्चे का नाम क्या है? व्यक्ति बताता है, वो उसे हाल ही में लाया गया है, अभी तक कोई नाम नहीं है। विली उस बच्चे के सामने खड़ा है, धीरे लेकिन ठोस स्वर में, हे बच्चे, मैं वाइल्ड हूं, एक डार्क विजर्ड, और मैं तुम्हें दो विकल्प दे रहा हूं, यहीं रहो और मर जाओ, या मेरे साथ आओ। व्यक्ति चौंक कर, मिस्टर वाइल्ड। बच्चा हाथ बढ़ाते हुए, मैं मरना नहीं चाहता, कृपया मुझे ले चलिए। विली अपना कोट उस पर फेंकता है, उसके चारों ओर लपेटकर गोद में उठाता है। विली कहता है, अब से तुम मेरे शिष्य हो, अब मरने की चिंता मत करना, गर्व करो। थोड़ी देर रुककर मुस्कुराता है, ओह, तुम्हारा नाम नहीं है अभी तक, अब से तुम्हारा नाम चार्ल्स होगा। चार्ल्स खुश होकर, ठीक है मास्टर। नरेशन, उस पल के बाद चार्ल्स मेरा पहला शिष्य बना। डार्क विजर्ड और शिष्य का रिश्ता कई बार खून के रिश्तों से भी गहरा होता है। बाद में यूआई भी मेरी शिष्या बनी और मुझे लगा मेरी शक्ति उन्हें बचा लेगी, कम से कम तब मुझे यही लगता था। विली की आंखें खुलती हैं, आंखों में चमक नहीं है, पीछे सांप की परछाई लहराती है। नरेशन, शायद मैं चार्ल्स से कुछ ज्यादा ही जुड़ गया था, वो सतर्कता उसमें कभी नहीं आई जो आनी चाहिए थी। गुस्से में विली का औंरा फूटता है, बहुत देर हो चुकी है। नरेशन, मैंने उस काले जादूगर को ढूंढ निकाला जिसने चार्ल्स को मारा था, बदला लिया, पर मुझे ना उसका शरीर मिला ना आत्मा। बिना उनके ऑगस्टस की मदद से भी उसे वापस लाना असंभव है। विली चीख कर, मैंने हमेशा के लिए चार्ल्स को खो दिया, यही मेरा पाप है, एक ऐसा पाप जिससे बदला नहीं जा सकता। विली उठता है, माथा थामता है, यह सपना था। रुककर, बस अपने शिष्य का सपना देखना, क्या ये कोई संकेत है? कागज उठाता है, धीरे पढ़ता है। विली सोचते हुए, ये मेरा उत्तर था और मेरे गुरु इससे संतुष्ट थे। अब जाकर समझ में आया उनके शब्दों का मतलब क्या था। विली
दर्द के साथ। काश मैं उनके जितना समझदार होता तो शायद अपने शिष्यों को न मरवाता। थोड़ी रोशनी चेहरे पर आती है, विली धीरे मुस्कुराते हुए। या शायद चार्ल्स मरा नहीं, वो स्वप्न लोक में भाग गया हो। कभी मैंने भी ऐसी ही उम्मीद की थी। फिर गंभीर होकर सोचता है, मैं अभी भी अतीत में ही फंसा हूं। क्या मैं किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहा हूं? कितना हास्यास्पद है। दरवाजे पर दस्तक होती है। विली चौंक कर सोचता है, वहां कौन है? मन में, ये मेरी सबसे छुपी हुई जगह है नौजन में। यहाँ कोई नहीं आ सकता सिवाय मेरे और चार्ल्स के। बाहर से आवाज आती है, जानी पहचानी सी। चार्ल्स बाहर से, टीचर ये मैं हूं। मैं मानो वापस आ गया हूं, क्या आप अंदर हैं? विली अवाक। चार्ल्स, चार्ल्स धीरे से घुटनों पर। उस फ्रेड ने मुझे मारने की कोशिश की थी, लेकिन मैं नहीं मरा। मुझे स्वप्न लोक में फेंक दिया गया, पर मैं बहुत गहराई में नहीं गया। धीरे से सिर झुकाता है। अगर आप अंदर नहीं हैं तो मैं यहीं बैठा रहूंगा, जैसे उस दिन अनाथालय में था। कृपया, मैं मरना नहीं चाहता। मुझे अंदर आने दीजिए टीचर। विली दरवाजा खोलता है, उसकी सांस थमी हुई है। सामने जमीन पर पड़ा है चार्ल्स, आंखें बंद, चेहरा शांत। विली धीरे से, पाइच चार्ल्स। कमरे में ठंडी रोशनी है। लीन के एक हाथ में छोटा शीशा, दूसरा हाथ धीरे से जबड़े पर रखा है। चेहरे पर उलझन भरा तनाव। लीन सोचते हुए धीमे स्वर में, मैं ये महसूस करने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूं, कुछ ठीक नहीं है। वो आईने में अपनी आंखों में देखता है। लिन खुद से, मेरा चेहरा वही है, स्वरूप बदला नहीं, लेकिन फिर भी क्यों लग रहा है जैसे मैं कोई MLM सेल्समैन बनता जा रहा हूं। हल्की हंसी। अगर अभी मैं एक पुजारी का चोगा पहन लूं तो यहीं कोई आकर अपना पाप स्वीकार कर लेगा। वो हल्के झटके से मुंह खोलता है, ध्यान से खुद के दांत देखता है। लेन धीरे से, फोकस्ड। ये सब उन 8 नए दांतों के कारण हो रहा है। लेन वॉइस ओवर। बौद्ध धर्म में बुद्ध के 33 महाचिन्ह होते हैं, उनमें एक चिन्ह 40 सुंदर और कोमल दांत, दुनिया के प्रति करुणा और कोमल वाणी का प्रतीक। कहते हैं ऐसा व्यक्ति परफेक्ट मैन कहलाता है। लिन के चेहरे पर कड़वा सा मुस्कुराहट। धीरे से, अकेले में, मैं तो बस एक किताबों की दुकान चलाता हूं। मैं आदर्श पुरुष कैसे हो सकता हूं? वो चाय की केतली उठाता है, चाय बनाता है। लिन मन में, जब लोक साहित्य एकत्र कर रहा था तब भी ऐसी कहानियां पढ़ी थी। शायद इनकी जानती होगी कुछ। जब वह फिर आएगी तो पूछूंगा। अचानक दरवाजे पर नॉक नॉक। लिन चौंकता है। दुकान अब तक बंद है। लिन धीरे से चलते हुए, ये मौसम, ये वक्त, इतनी सुबह कौन होगा? दरवाजा खोलता है। सामने बूढ़ा विली खड़ा है, आंखों में नमी। विली झुकते हुए नरम आवाज में, क्षमा कीजिए श्री लेन, सुप्रभात। लिन थोड़ा चिंता से, इतनी सुबह? अगर मैं सो रहा होता तो आप ठंड में कांपते रहते। आपकी उम्र में ठंड में आना खतरनाक हो सकता है, अगली बार ध्यान रखें। लिन उसे भीतर बुलाता है, मन में सोचता है, अजीब बात है, बूढ़ा विली इन दिनों बार बार आने लगा है। उसके शोध में तो कोई रुकावट नहीं लगती। तो फिर क्या कोई निजी बात है जो उसे बेचैन कर रही है? वो चाय कप में डालकर उसकी ओर बढ़ाता है। लिन लीजिए, ये चाय आपको गर्म कर देगी, आराम से बैठिए। विली धीरे से मुस्कुराता है। आप बहुत दयालु हैं श्री लिन। लिन उसकी आंखों में देखता है। आज वह किताबों के लिए नहीं आया है, शायद आज समय है कुछ और गहराई से बात करने का। लिन हल्की मुस्कान के साथ बात शुरू करता है। ओल्ड विली, क्या आपने किसान और सांप की कहानी सुनी है? विली धीरे से, नहीं, कभी नहीं। लिन कप थामते हुए, बहुत ही साधारण सी कहानी है, लेकिन याद रखने लायक। स्क्रीन पर धुंधली बर्फ से ढकी सड़क। एक किसान झुका हुआ एक जमे हुए सांप को उठाता है। उसके हाथ कांपते हैं। सांप धीरे धीरे गर्मी पाकर चेतने लगता है। फिर उसकी आंखें खुलती हैं और अचानक किसान की छाती में डंक मार देता है। लिन शांत स्वर में, किसान ने अपनी करुणा दिखाई और सांप ने उसे मार डाला। बस इतनी सी थी ये कहानी। विली सुन रहा है, उसका चेहरा जमी हुई पीड़ा में सख्त हो जाता है। लिन धीरे से पूछते हैं, ओल्ड विली, आपके अनुसार गलती किसकी थी, किसान की या सांप की? गंभीर स्वर में, यह कहानी न्याय की बात नहीं करती। किसान दयालु था और उसकी मौत हो गई। क्या वो खुद को दोष दे अपनी भोली दया के लिए, या उस सांप को जिसने दया को कमजोरी समझा? विली का हाथ कांपता है, चाय छलकती है। उसकी आंखों में पश्चाताप और डर की परछाई है। विली सोचते हुए, अंदर ही अंदर, निश्चित रूप से श्री लिन सब जानते हैं।
ये कहानी मेरे लिए चेतावनी है। एक दर्पण। बूम। कुछ पल के लिए सन्नाटा पसर जाता है। विली धीरे से, जैसे आत्मा कांप रही हो। किसान गलत नहीं था, वह तो बस अपने दिल की अच्छाई के कारण ऐसा कर रहा था। और सांप, उसने भी कुछ गलत नहीं किया, वह तो बस अपनी प्रकृति का अनुसरण कर रहा था। लीन हल्की हंसी पर गहराई ले। यह सोचने का एक अच्छा तरीका है विली, तर्क संगत, तटस्थ और वस्तुनिष्ठ। लेकिन याद रखिए, यह एक मानव केंद्रित कहानी है। लिन कप को धीरे से टेबल पर रखता है। उसकी आंखें अब थोड़ी धुंधली सी गंभीर हो जाती हैं। हमें इसके बारे में पात्रों के दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। अपने आप को उनके स्थान पर रखिए। धीरे से, अब स्वर में एक गूढ़ अंधेरा। यदि आप वह किसान होते, आपको कैसा महसूस होता? विली जैसे झटका खाकर हल्का कांपता है, मेज को कसकर पकड़ लेता है। अफसोस, शायद। लिन धीरे से मुस्कुराते हुए मानो सत्य पर मुहर लगाता हो। संभवतः शब्द हटा दें, उनका सबसे बड़ा अफसोस यही था कि उन्होंने सांप की प्रकृति को पहचानने में चूक की और आंख मूंदकर दयालु बन गए। फिर वह अपनी दृष्टि विली की ओर गहराई से टिकाता है। इस दुनिया में बहुत से बुरे लोग हैं। हर किसी पर भरोसा करना समझदारी नहीं है। खुद को मूर्ख मत बनाइए और बहुत अधिक दयालु कभी मत बनिए। स्वर अब और भी गहरा, शांत लेकिन भारी। अगर किसी के पास दिल ही नहीं है तो वे आपकी दयालुता को कैसे समझेंगे? वे मुस्कुराते हैं क्योंकि वे खुश हैं कि आप सतर्क नहीं हैं, कि आप कमजोर हैं। विली धीरे धीरे अपने हाथों की ओर देखता है, कांपती उंगलियां, सोच में डूबा हुआ। मन में, क्या कोई व्यक्ति बिना दिल के रह सकता है? नहीं। लेकिन चार्ल्स जो घर आया, वह तो बस धीरे धीरे। असल चार्ल्स पहले ही। लिन चाय की प्याली उठाते हुए धीरे से एक अंतिम प्रश्न फेंकता है। क्या तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बूढ़े विली? विली की मुट्ठियां भींच जाती है। फिर गहरी सांस लेते हुए, हाँ। लिन अब नई चाय डालता है, जैसे ये चाय नहीं, एक नया चरण हो। अच्छी बात है। हल्की मुस्कान। ये है असली चाय लवर। दिन की 10 से 12 कप। लिन विली की ओर देखते हुए सोचता है, लेकिन स्वर अब अंदर की सोच का हिस्सा है। बहुत बढ़िया। अब वह बहुत ज्यादा शांत है। लगता है ये छोटी सी गर्मजोशी भरी कहानी एक अच्छा प्रारंभिक भाषण साबित हुई। अब चूंकि ये बात दिल से निकलकर दिल तक पहुंची है, मुझे ये समझना होगा कि बूढ़ा विली इस समय इतना बेचैन क्यों है। वह आदमी जो जीवन भर अकेले रह गया, जो अपने काम में खोया रहा, उसके लिए छोटे मोटे जीवन के मसले कोई चिंता नहीं। लेकिन इस बार जो वो लेकर आया है वो कुछ अलग है, कुछ भारी। फोकस विली के चेहरे पर जाता है, थोड़े थके हुए, थोड़े टूटे हुए, लेकिन उम्मीद के टुकड़े अब भी बाकी हैं। लिन सोचता है, एक समस्या जो अधिकतर बुजुर्गों को परेशान करती है, रिश्तेदार। जहां तक मुझे पता है, विली के पास सिर्फ 2 दत्तक पुत्र थे। एक विदेश गया और संपर्क में नहीं, दूसरे ने असली माता पिता ढूंढ लिए और विली से रिश्ता तोड़ लिया। विली उसका नाम भी नहीं लेना चाहता। अब लिन का दिमाग तेजी से विश्लेषण करता है, जैसे किताबों के बीच से सच को छांट रहा हो। लिन सोचता है, दूसरा लड़का तो फिर कभी लौटने वाला नहीं, और लौटेगा भी तो विली की ये हालत नहीं होगी। तो ये जरूर पहले पुत्र से जुड़ा है, चार्ल्स। अब लिन बोलता है। शब्द तीर की तरह छूटते हैं, धीरे लेकिन निशाने पर। वैसे मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ये चार्ल्स के बारे में। वह विली हंसता है, पर उस हंसी में घबराहट छुपी है। हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, वह वापस आ गया है। लिन धीरे गंभीर आवाज में, अच्छा ऐसा है। थोड़ा रुकता है। मैं पूरी तरह समझता हूं विली। चेहरे पर संजीदगी और मन में चल रही सोच। लिन के दिमाग में परिवार की विरासत। कितनी बार देखा है ये नजारा, टीवी शो में, असल जिंदगी में। एक बूढ़ा आदमी जिसे सालों किसी ने नहीं पूछा, और फिर अचानक लौट आते हैं रिश्तेदार, कुछ हार चुके, कुछ झूठे वादों के साथ, जैसे कोई खेल हो, लालच का खेल। लिन धीमे लेकिन मजबूत शब्दों में, मैं जानता हूं सुनना मुश्किल है, लेकिन आपको सच्चाई जाननी चाहिए। विली की ओर देखता है। जो चार्ल्स लौट आया है वो शायद वो नहीं जिसे आप याद करते हैं। कई बार लोग लौटते हैं और झूठ से रिश्तों को बांधने की कोशिश करते हैं, अंदर से खोखले, बाहर से मीठे। विली के हाथ कांपते हैं। लिन गंभीर निगाहों से,
सवाल ये है, क्या आप वो किसान बनना चाहते हैं जो एक सांप को गले लगा ले? क्या आप अपना दिल ऐसे किसी को देने जा रहे हैं जो अब दिल रखता ही नहीं? विली अपनी यादों में खो जाता है। बैकग्राउंड में चार्ल्स की पुरानी आवाजें गूंजती हैं। मास्टर, मास्टर वाइल्ड, मैं आ गया, आपने बुलाया था, कुछ चाहिए? विली यादों में सख्त आवाज में, कितनी बार कहा है पहले दरवाजा खटखटाओ और हमेशा मुझे शिक्षक कहकर बुलाओ, सम्मान के साथ। चार्ल्स पुरानी यादों में मासूम अंदाजा में, समझ गया मास्टर। विली वर्तमान में, वो दिन कितने खूबसूरत थे, पर शायद मैं जानता था ये सब बस यादें थी। मैं खुद को धोखा दे रहा था, पुराने दिनों को फिर से जीने की उम्मीद में। गंभीर स्वर में सोचता है, अगर श्री लिन न होते तो शायद मैं अब भी अंधेरे में होता। विली चेहरे पर हाथ रखते हुए बुरी तरह टूटा हुआ, अब बहुत हुआ, जो मर चुका है उसे मरने दो। जो लोग उसके शरीर का इस्तेमाल करके मुझे मूर्ख बना रहे हैं, सबको खत्म कर दूंगा। मैं जानता था, लेकिन फिर भी बस थोड़ा और समय चाहिए था। धीरे से आंखें उठाता है, वक्त है जागने का, वो अब मेरा चार्ल्स नहीं है। विली खड़ा होता है दृढ़ स्वर में, धन्यवाद लिन, दूसरी बार आपने मेरी आंखें खोली, अब मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। लिन शांत गंभीर स्वर में, जब तक आप जानते हैं कि अपने विवेक का इस्तेमाल कैसे करना है, मैं जानता हूं आप सही निर्णय लेंगे। यह आसान नहीं होगा, आखिरकार वो आपका बच्चा था, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो शायद जीवन भर पछताएंगे। लिन मन में, सच्चाई कड़वी होती है, लेकिन उन चालाक धोखेबाजों को रोकना जरूरी है जो बुजुर्गों को निशाना बनाते हैं। विली पीछे मुड़ते हुए, अब और नहीं, मैं इसे खत्म करूंगा। कट। विली का बेस रात। चार्ल्स एक जादुई सर्कल में आंखें लाल किए हुए। चार्ल्स सावधान स्वर में, हाँ, मिशन सुचारू रूप से चल रहा है। वाइल्ड मुझ पर भरोसा करने लगा है। जल्द ही वह मुझे बाकी मंत्र सिखाएगा, स्कारलेट पंथ के लिए, लॉर्ड मर्फी के लिए। दरवाजा खुलने की आवाज। चार्ल्स तेजी से मूड बदलता है। वो आ गया या है? प्रसारण बंद। विली प्रवेश करता है। चार्ल्स मासूम अंदाज में, मास्टर आप वापस आ गए। विली हल्की मुस्कान के साथ, चार्ल्स मेरे लिए बलि का चाकू लाओ, तुम जानते हो वो कहाँ है। चार्ल्स हंसी से, क्या आप कोई वर्तनी परीक्षण करना चाहते हैं? विली धीमे स्वर में, हाँ, एक बेहद महत्वपूर्ण मंत्र है, खुद तैयार करूंगा, तुम बाद में मेरी मदद करना। चार्ल्स चुपचाप जाता है और खंजर लाकर लौटता है। चार्ल्स सोचते हुए, लगता है जल्द ही वाइल्ड मुझे सबसे ऊंचे मंत्र बताएगा और फिर मैं खुद उसे खत्म करूंगा। विली खंजर पकड़ते हुए उसे देखता है। अचानक खंजर घुमाकर चार्ल्स के सिर में घुसेड़ देता है। चार्ल्स गिरते हुए, मास्टर। विली धीरे से ठंडे स्वर में, आराम करो मेरे बच्चे, मृत्यु के साथ शांति आती है। चार्ल्स की लाश को देखते हुए खंजर पर नजर टिकती है। विली, अनंत नींद का ताबूत, तो ये तुम हो मर्फी। सीन स्कारलेट पंथ का मुख्यालय, प्रार्थना कक्ष। कमरे में हल्की लाल रोशनी, दीवारों पर टंगी तंत्री मूर्ति की छाया थरथराती है। एक लड़की, लेडी मर्फी, हाथ जोड़े खड़ी है। केंद्र में एक पत्थर का पिलर जिसके चारों ओर मोमबत्तियां जल रही हैं। ऊपर हवा में खून का एक गोल आकृति बन चुका है और उसमें से धार बनकर रक्त पिलर पर गिर रहा है। लेडी मर्फी धीरे से, आवाज दो प्राचीन आत्माओं को, जागो शाश्वत विश्राम के रक्षक। जैसे ही मंत्र पूरा होता है, अचानक सभी मोमबत्तियां एक साथ बुझ जाती हैं। खामोशी। फिर लेडी मर्फी चौंक कर लड़खड़ाती आवाज में, वाइल्ड, उसने ये कैसे किया? पिलर में दरारें पड़ने लगती हैं। फिर एक भीषण विस्फोट, एक तेज रक्तधारा आकाश की ओर उठती है। पूरी घाटी में कंपन फैल जाता है, पहाड़ों का सीना फट जाता है। सबोर्डिनेट दौड़ते हुए, क्या चल रहा है? लेडी मर्फी उत्तर दीजिए, क्या हो रहा है? गुफा अब सिर्फ एक धूल भरी खाई है। लोग खौफ से देखते हैं। सबोर्डिनेट हैरान, यह संपूर्ण प्रार्थना कक्ष नष्ट हो गया। मलबे से एक खून से सनी आकृति बाहर निकलती है। लेडी मर्फी, माथे से खून बह रहा है। सबोर्डिनेट दौड़ते हुए, लेडी मर्फी, क्या आप ठीक हैं? मर्फी खांसते हुए, मैं जिंदा हूं। वो कांपते हुए खड़ी होती है, उसका चेहरा सवालों से भरा है। मर्फी मन में, ईथर में इतना घातक विस्फोट, उफ, मैंने नहीं सोचा था कि जादू का ऐसा व्यवधान इतना खतरनाक होगा। पास ही में एक ताबूत, जंजीरों से बंधा, उस पर किसी पशु की खोपड़ी,
शाश्वत विश्राम का ताबूत, मृतकों को जीवित करने वाली निषिद्ध जादुई वस्तु। फ्लैशबैक जब यूआई उसे पास आया था। यूआई कहता है, यदि इस ताबूत से वाइल्ड के प्रिय शिष्य चार्ल्स को पुनर्जीवित कर दिया जाए और उसे एक कठपुतली में बदल दिया जाए। कट टू, मर्फी सिंहासन पर बैठी है, आंखों में व्यंग्य। मर्फी, श्री यूआई, काले शल्क वाले चेहराविहीन व्यक्ति के दूसरे शिष्य, आप मेरे सिग्नेचर टूल से काफी परिचित हैं। यूआई मुस्कुराते हुए, आप चापलूसी कर रही हैं लेडी मर्फी द ब्रिगेंट, अब मैं उनका पूर्व शिष्य हूं। मर्फी तेज लहजे में, आप शायद भूल रहे हैं आपने अपने भाई को मारा सिर्फ इसलिए कि आप अधिक प्रतिभाशाली थे। ये सब आपके और वाइल्ड के बीच का मामला है, मैं इसमें नहीं पड़ती। वो मुस्कुराती है, सन्नाटा फैलता है। मर्फी कटाक्ष करते हुए, और नहीं, मैं स्वेच्छा से किसी विनाशकारी श्रेणी के डार्क विजार्ड को अपना शत्रु नहीं बनाना चाहती। यूआई गुस्से से होंठ भींच लेता है लेकिन कुछ नहीं कहता, फिर हल्की मुस्कान के साथ सोचने लगता है। यूआई धीमे स्वर में, मगर जादुई दर्पण अंडा जीवन शक्ति से पोषित होता है। चार्ल्स वाइल्ड की कमजोरी है, यदि योजना सफल हो जाए तो उसका जीवन बल उस अंडे के लिए सर्वोत्तम आहार होगा, है ना? लेडी मर्फी उसे घूरती है, फिर होंठों पर उंगली रखकर सोचती है। मर्फी धीरे से, हाँ, एक विनाशकारी श्रेणी के डार्क विजार्ड की जीवन शक्ति बहुत दुर्लभ होती है। मर्फी मन में, अब वो कमजोर है, बहुत अच्छा मौका है। यूआई मुस्कुराता है, उसकी आंखों में चमक है, उसकी चाल चली जा चुकी है। मर्फी धीरे, आंखों में ठंडा आक्रोश लिए, दिलचस्प, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी यूआई, और इस योजना की सफलता सुनिश्चित करूंगी। स्क्रीन काली होती है, फिर फ्लैश होता है। मर्फी की आंखें जो अब गुस्से से भरी हैं, वो खड़ी है बारिश में भीगती हुई, दांत पीसते हुए सोचती है, सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था अभी तक। उसके हाथ कांप रहे हैं, वो उन्हें देखती है। एक पल के लिए उसकी आंखों में अनिश्चितता चमकती है। मर्फी धीरे सोचती है, वाइल्ड अब वो नहीं रहा जो पहले था, लेकिन केवल आधे घंटे के लिए वो बाहर गया था। सन्न होकर सोचती है, वापस आते ही उसने चार्ल्स को, जिसे वो अपना बेटा कहता था, बिना झिझक एक ही वार में मार डाला। वहां कुछ डेड बॉडी पड़ी है, शायद उसने गुस्से में अपने ही अनुयायियों को मार दिया है। वो गुस्से से मुट्ठी भींचती है, तेज स्वर में, अरे यार, उसने वहां किया क्या है? तभी पीछे से एक हाथ उसके कंधे पर आता है। मर्फी झटके से, हट। उसके पीछे पर्पल धुएं की परत बनती है, पत्थर उसके चारों ओर मंडराने लगते हैं, हवा कांपती है। मर्फी क्रोधित स्वर में, शाश्वत विश्राम का ताबूत। कैमरा कॉफिन की ओर झूम करता है, चेनें टूटती हैं, कॉफिन हवा में उड़ता है, उसमें से एक चमकदार रोशनी निकलती है, वो मर्फी की हथेलियों में आ जाती है। मर्फी उच्च स्वर में, सीक्रेट आर्ट्स, ब्लड रिवाइवल। धुएं की तेज लहर उसके भीतर समा जाती है। मर्फी की आंखें चमकने लगती हैं। मर्फी सोचती है, उस कमीने ने मेरी आत्मा का एक हिस्सा छीन लिया, शायद इस आर्ट से उसने अपने ही मरे हुए सबऑर्डिनेट्स की आत्मा चुरा ली है। कट, चर्च में मर्फी खड़ी है। मर्फी धीरे ठंडी आवाज में, वाइल्ड, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। पीछे से एक आवाज आती है, लेडी मर्फी, सफेद भेड़ियों का नेता हेलिक्स आपसे मिलने आया है। मर्फी सख्त स्वर में, वो क्या चाहता है? वो व्यक्ति कहता है, उसे पता है कि आप असफल क्यों हुई। मर्फी की आंखों में चमक आती है। मर्फी ठंडी आवाज में, उसे अंदर आने दो। हेलिक्स अंदर आता है, झुककर अभिवादन करता है, शालीनता से, लेडी मर्फी, आपसे मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं कई बार आया लेकिन मिल नहीं सका, आज मेरी यह इच्छा पूर्ण हुई। मर्फी घूरते हुए दबाव डालती है, हेलिक्स, अब औपचारिकताएं बहुत हो गईं। आपको क्या लगता है कि आप मेरी असफलता का कारण जानते हैं? वो एक कदम और आगे बढ़ती है, उसका ऑरा फूटता है, प्रेशर पूरे कमरे में फैल जाता है। मर्फी तेज स्वर में, और सबसे जरूरी बात, आप शिकारियों के इलाके से यहां तक पहले कैसे पहुंचे? घटना से पहले ही। यदि आप मुझे संतुष्ट नहीं कर सके तो मुझे संदेह होगा कि आप भी इसमें शामिल हैं। हेलिक्स पसीने पसीने कांपते हुए सोचता है, यह है विनाशकारी रैंक की शक्ति। यह तो सिर्फ उसकी आवाज थी, और मेरे घुटने कांपने लगे। टूटे हुए स्वर में कहता है, लेडी मर्फी, पूरे सम्मान के साथ कहूं तो इस असफलता का कारण कोई और नहीं बल्कि आप स्वयं हैं। मर्फी आंखें सिकोड़ते हुए, मैं? हेलिक्स गंभीर होकर, आपने ही आदेश दिया था कि किताब की दुकान की जांच रोक दी जाए।
आपने ही जादुई दर्पण अंडे के फूटने को सुनिश्चित करने के लिए हर प्रयास किया। वो सांस लेता है। लेकिन क्या आपको पता है, आज से सिर्फ आधे घंटे पहले वाइल्ड उस किताब की दुकान में गया था। मर्फी चौंकती है। तुम कहना चाहते हो? हेलिक्स धीरे लेकिन दृढ़ स्वर में, हाँ, वाइल्ड के हृदय परिवर्तन के पीछे, आपकी योजना की असफलता के पीछे जो असली अपराधी है, हेलिक्स, लिन को याद करते हुए धीरे कहता है, वो है उस किताब की दुकान का मालिक। बुक स्टोर, इवनिंग, हल्की बारिश की आवाज। लिन एक पुरानी किताब पढ़ते हुए सोचता है, स्विंगाल शांति से। आज ग्राहक कुछ ज्यादा नहीं आए। एक दुर्लभ शांति, एक स्थिरता। अच्छा मौका है कुछ क्लासिक्स दोबारा पढ़ने का और उस अजीब सपने के बारे में सोचने का। अचानक दुकान का दरवाजा खुलता है। हल्की घंटी की टन-टन, हवा का झोंका। लिन चौंकता है, किताब बंद करता है, खड़ा होता है, मन में चौंकते हुए, हाल ही में क्या हो रहा है? क्यों लग रहा है जैसे ग्राहक एक के बाद एक चले आ रहे हैं? मैं तो एक किताब भी पूरी नहीं पढ़ सका। फिर चेहरे पर चमकती मुस्कान उभरती है, हंसते हुए, पर मैं मना भी नहीं कर सकता। खुले दिल से, वेलकम। क्या आप किताबें किराए पर लेने, खोजने या खरीदने आई हैं? अगर कोई सवाल हो तो बेहिचक पूछिए। स्क्रीन, हल्का पिंक मिस्ट चारों ओर फैलने लगता है। माहौल रोमांटिक हो जाता। डोरिस धीमे स्वर में, कोई प्रश्न? लिन उसकी ओर देखता है, मुस्कुराता है और मन में सोचता है, हल्की मुस्कान के साथ, बिल्कुल। जब तक ये व्यवसाय के दायरे में है, उसे गौर से देखता है। ओह, कितना सुंदर ग्राहक है। डोरिस हाथ हिलाती है, उसके चारों ओर रहस्यमयी चमक सी फैलती है। लिन धीमे स्वर में, मन में, इससे फर्क नहीं पड़ता तुम उसे क्या कहते हो, वो एक आदर्श वनपरी जैसी है। ठुड्डी पकड़े हुए, लिन मन में, क्या वह कोई प्रोफेशनल कॉस्प्लेयर हो सकती है? ओह, कितनी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। फ्लैशबैक लाइक विजुअल, एनीमे, कॉमिक्स, वीडियो गेम्स की दुनिया की झलकें। लिन मन में, मुस्कुराते हुए, मैंने नहीं सोचा था कि न्यूजन में मुझे एक असली एल्फ जैसी महिला मिलेगी। बारिश के बीच एक परी जो इस पुरानी दुकान में दाखिल हो रही है, यह किसी रोमांटिक सीन जैसा है। वह उसके कानों को गौर से देखता है। लिन धीरे मन में, क्या मैं एल्व्स में इतना दिलचस्पी रखता था? कोई आश्चर्य नहीं, मेरे सपने की स्त्री भी एक परी थी। उसके कान इतने रियल लगते हैं, जितना ज्यादा देखूं उतना ज्यादा आकर्षित हो रहा हूं। डोरिस लिन को देखती है, मन में हैरानी से। तो ये है वो सर्वज्ञ बुक स्टोर मालिक? वो चौंका नहीं। शायद उसने मेरी उपस्थिति की उम्मीद की थी। उसकी आंखों में वो भाव, आश्चर्य, सम्मान और कुछ पुरानी गहरी यादें। डोरिस जमीन को हल्का टच करती है। पर्पल ओंद्रा फर्श पर फैलने लगता है। डोरिस मन में, यह भावना बहुत पुरानी है, ऐसी जो सिर्फ लंबी उम्र जीने वाले जातियों में होती है। एक इंसान को ऐसी परी को देखने के लिए क्या चीज मजबूर कर सकती है? और अब फैलती है, लेकिन फिर अचानक गायब हो जाती है। डोरिस चौंकती है। डोरिस मन में, पर यह क्या? यह जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा है। लिन की ओर देखती है, जो एकदम डरावने एक्सप्रेशन में है। उसके पीछे दांतों जैसी आकृति उभरती है, भयानक और गर्म। डोरिस मन में कांपते हुए, इन दांतों में कोई गड़बड़ नहीं? यह बीमारी नहीं है, नकली भी नहीं। यह इंसानी शरीर के नियमों का उल्लंघन है। सांसें तेज होती हैं। यह इंसान नहीं है। डोरिस धीरे घबराहट में, आपने कहा था जब तक ये दुकान के दायरे में हो। वो कल्पना करती है। लिन एक खोपड़ी के जबड़े में पैर लटकाए बैठा है, आंखें अंधेरे में चमकती हैं। डोरिस मन में, क्या यह उसकी कीमत है? एक प्राचीन प्राणी, सर्वज्ञ, जो इस दुकान में कैद है, जिसका रूप मानव है और आत्मा अमर। क्या उसकी पुरानी यादें आयरिस परिवार से जुड़ी हैं? तभी एक कंपन, एक अनुभूति। डोरिस मन में, चौंकते हुए, ये आबा, यह ईथर रिफ्लक्स। वो बेल्ट पर लगे चिन्ह को छूती है। एक सिल्वर चमक उठती है। डोरिस सांसें भरते हुए, लेडी सिल्वर की आबा, आयरिस परिवार की आत्माएं कांप रही हैं। उनका स्वप्न लोक यही है। डोरिस धीरे से कुर्सी पर बैठती है, गंभीर शांति में सोचती है। डोरिस मन में, यह कोई भ्रम नहीं। दूसरी मंजिल पर एक स्थान जो शयन कक्ष जैसा है, वहां मौजूद है। मूल चुड़ैल का स्वप्न लोक। बर्फ पर राज करने वाली महान रजत चुड़ैल यहां अवतरित हुई हैं और जिसे उन्होंने आशीर्वाद दिया है। धीरे से लिन की ओर देखती है। क्या वह यही युवा रहस्यमयी बुक स्टोर मालिक है? डोरिस मन में सोचते हुए होठों पर उंगलियां रखती है।
क्या ये वही है, सितारों का पसंदीदा, जिसके बारे में लेडी सिल्वर ने कहा था? वो परेशान नजरों से लिन को देखती है। क्या यही है वो भाग्य जिसे लेडी सिल्वर ने मेरे लिए चुना है? एक गहरी सांस लेते हुए, अगर मैं समझौते को नवीनीकृत कर सकूं तो पूरा परिवार आशीर्वादित होगा, और अगर नहीं तो मैं सबकी नजर में पापी। वो खुद को नियंत्रित करती है। डोरिस, धीरे सौम्य स्वर में, बात यह है, मेरा नाम डोरिस है। मुझे इस बुक स्टोर के बारे में मिस जिक्सू ने बताया था। उसने कहा उसे यहां अपनी समस्याओं का हल मिला था। और उसने कहा आप भगवान जैसे हैं। लिन पलकें झपकाता है, चौंकता है मन में। भगवान, ओह, उसने सच में मुझे इतना ऊंचा दर्जा दिया है। मुझे लगता है उस दिन मेरा प्रेरक भाषण शायद कुछ ज्यादा ही असरदार था। फिर हल्की शर्म के साथ सोचता है, लेकिन मूर्ति पूजा स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं। अगली बार उसे खुद निर्णय लेने का महत्व समझाना होगा। लिन धीरे से कहता है, मैं भगवान नहीं हूं, सिर्फ एक साधारण किताबों की दुकान का मालिक। डोरिस हल्की मुस्कान के साथ, आप बहुत विनम्र हैं, लेकिन आपके बारे में उसकी प्रशंसा अतिशयोक्तिपूर्ण है। उसने कहा शायद आप मेरी मदद कर सकें। वो थोड़ा आगे झुकती है, धीरे से बोलती है, डोरिस मन में, लेकिन अगर वह सच में लेडी सिल्वर की कृपा पात्र है तो शायद वो जो भी कहे मायने रखता है। लिन सुनते हुए चौंक कर, फैमिली, वो गहराई से सोच में डूब जाता है। मन में, रोहर रिसोर्सेज की इकलौती वारिस तो ये अमीर तबके से है, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की, और इतना शानदार कॉस्प्ले। हाँ, अब सब समझ आता है। फिर वो हल्के से मुस्कुराता है, संतोष से। लगता है मेरी दुकान की मार्केटिंग माउथ टू माउथ चल रही है। शुक्रिया पुराने ग्राहकों। लिन कहता है, मुझे लगता है मैं समझ गया हूं आप किस समस्या से जूझ रही हैं। दोनों की आंखें मिलती हैं। डोरिस एक धीमी सांस छोड़ती है। डोरिस मन में, लेडी सिल्वर ने मुझे संकेत दिया था, मुझे निर्णय उसी पर छोड़ना चाहिए, उसे प्रसन्न करना ही मेरी नियति है। वो धीमे लेकिन सम्मोहक स्वर में बोलती है। डोरिस कहती है, मैं एक प्राचीन परिवार से आती हूं, आयरिस की महिमा हमारी रगों में है, लेकिन विश्वास खोने के बाद हम बिखर गए। अब हम बस स्वप्नहीन घुमक्कड़ हैं, लेकिन मैं अपने परिवार को फिर से खड़ा करना चाहती हूँ और मुझे आपकी मदद चाहिए। लिन मन में हल्की हंसी के साथ, अपने अतीत को पुनः आकार देना, कितना परिचित विचार है। वो गहराई से सोचता है। कुलीन परिवारों में प्रतीक चिन्ह का बहुत महत्व होता है। यदि वे उसका अर्थ ही भूल जाएं तो उनका गौरव मिट सकता है। शायद वो चाहती है मैं उनके प्रतीक का अर्थ समझूं और इतिहास खंगालूं, लेकिन ये काम सस्ता नहीं होता। लिन धीमे स्वर में, मैं आपकी समस्या समझता हूं, ये हल करने योग्य है, लेकिन डोरिस चेहरे पर चमक आती है। सच? अचानक बाहर से एक चमकदार नीली रोशनी बुक स्टोर में फैलती है। लिन आंखों पर हाथ रखते हुए, रुकिए, कोई नया ग्राहक? ये रोशनी बहुत तेज है। वो चौंकता है, हेडलाइट्स? लेकिन इतनी सीधी? धीरे धीरे उसके चेहरे पर चिंता उभरती है। लिन मन में, ये कोई सामान्य विजिटर नहीं, ये मुझे जानने आया है, मेरी पहचान जांचने आया है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, आसमान में बिजली तड़तड़ा रही है, बुक स्टोर के बाहर नीली लाल लाइटें चमक रही हैं। ऑफिसर का वॉइस ओवर माइक से आवाज गूंजती है। ऑफिसर, जो कोई भी अंदर है, सुनो, तुमने न्यूओजिन के कानूनों का उल्लंघन किया है, अवैध प्रवेश, तस्करी और झूठी पहचान। तुम्हें तुरंत आत्मसमर्पण करना होगा। बुक स्टोर के अंदर लिन का चेहरा साए में, वह सिर पकड़कर कुर्सी पर बैठा है। लिन धीरे धीरे सिर उठाते हुए बुदबुदाता है, नहीं नहीं, ये तो अपमान है मेरे साथ इस तरह। ये तो कहानी में होना चाहिए था, हकीकत में नहीं। वह गुस्से में टेबल पर हाथ मारता है, उठता है। लिन कहता है, मैं बस बैठकर सोच नहीं सकता। ये रोशनी, ये दबाव, मुझे बाहर जाकर देखना होगा। शायद ये मौका है इनकी को दोबारा देखने का। वह घूमता है, पीछे डोरिस खड़ी होती है, उसकी आंखों में एक ठंडी चमक। डोरिस धीमे और नुकीले लहजे में, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई इतना मूर्ख भी हो सकता है। कृपया यहीं रुकिए, मैं उनसे निपट कर आती हूं। मुस्कुराते हुए लेकिन खतरनाक अंदाज में, जब लौटूंगी हम बात पूरी करेंगे। लिन धीरे धीरे चुपचाप उसकी तरफ देखता है, फिर अपने आप से सोचता है। लिन चिन्ह पकड़े, आंखें बंद कर सोचते हुए, ये महिला मुझसे भी ज्यादा परेशान लग रही है, और ये तो मेरी दुकान है।
मुझे तो उससे मदद करने वाला था, लेकिन अब लग रहा है जैसे मैं लाइन में खड़ा था और किसी ने मुझे धक्का दे दिया हो। वह डोरिस की ओर देखता है। डोरिस का चेहरा सख्त है, आत्मविश्वास से भरा हुआ। लिन, धीरे से, क्या आपको यकीन है आप इसे संभाल सकती हैं? रुकता है, फिर गहराई से सोचते हुए, शायद मुझे डायरेक्टर जोसेफ से संपर्क करना चाहिए, या किसी ऐसे ग्राहक से जो इस तरह की अराजकता से परिचित हो। डोरिस मुड़ती है, उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी। संख्या में वे अधिक हैं, पर उनमें से सिर्फ एक ही खतरा है, और आप पहले ही मेरी मदद करने के लिए सहमत हो चुके हैं, तो चिंता करने की जरूरत नहीं। मुस्कुराती है, लेकिन आंखें चमकती हैं। अब से वे तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। लिन का चेहरा फ्रीज, जैसे वह अंदर ही अंदर कह रहा हो, ऊह, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। लिन, हल्की सांस छोड़ते हुए, ठीक है, कृपया सुरक्षित रहें। डोरिस, सिर हिलाते हुए, मैं रहूंगी, कृपया प्रतीक्षा करें। डोरिस मुड़ती है, उसकी चाल में आत्मविश्वास है। बाहर का दरवाजा जैसे खुद खुल जाता है उसके लिए। डोरिस सोचती है, यह संकट एक परीक्षा है, बुक स्टोर के मालिक द्वारा तय की गई एक परीक्षा। उसकी आंखें चमकती हैं। मैं आयरिस परिवार की उत्तराधिकारी हूं, मैं असफल नहीं हो सकती। कैमरा पैन बाहर आसमान की ओर। सीन तेजी से ऊपर की ओर जाता है, 4714 फीट ऊपर, बादलों के पार। वहां कई जादुई सर्कल चमक रहे हैं। इन सर्कल के बीच खड़ी है लेडी मर्फी, एक कॉफिन के ऊपर, आंखों में पागलपन, होंठों पर एक शैतानी हंसी। सबोर्डिनेट कहता है, लेडी मर्फी, गुप्त संस्कारों का टॉवर हमारी ओर आ रहा है, हम 10 मिनट से ज्यादा उन्हें रोक नहीं सकते। मर्फी, हंसते हुए आग की आंखों से, नोवा डेथ रे पूरा हो गया है, अब रुकने का सवाल ही नहीं, टेलीपोर्टेशन रिचुअल शुरू करो। सभी सबॉर्डिनेट अपने AURE से उसे शक्ति देना शुरू करते हैं। एक दरार जमीन में फैलती है, आकाश में पर्पल लाइट घोल घेरा बनाती है, एक ब्लैक होल जैसा। मर्फी गंभीरता से, बुक स्टोर का मालिक जो भी हो, यह मेरी चेतावनी है, जो भी मेरे रास्ते में आएगा वो मरेगा। दूसरी ओर डोरिस बुक स्टोर के दरवाजे से बाहर आती है, आंखों में आग जल रही है। डोरिस, मन में, ये पागल, ये तर्कहीन, काले जादूगर, नोवा डेथ रे, ये तो राक्षसी शक्ति है। एक सांस में खुद को संयमित करती है, लेकिन किताबों की दुकान के मालिक का शांत चेहरा, शायद वह मेरी परीक्षा ले रहे हैं और मैं ये परीक्षा पास करूंगी। गेट हल्के हल्के खोलते हुए कैमरा स्लो मोशन में डोरिस को बाहर निकलते हुए दिखाता है। उसके पीछे रोशनी की एक लहर बनती है, उसकी आंखों में वही आयरिस फैमिली का चमकता सिंबल। डोरिस, मन में, आत्मविश्वास से, आयरिस परिवार की महिमा के लिए मैं ये लड़ाई लड़ूंगी। मंद रोशनी, काले पत्थरों से बने चर्च में बिना सिर की देवी की मूर्ति के सामने एक महिला घुटनों पर बैठी है। नैरेटर धीमी गूंजती आवाज में, हर दिन वह अपने हाथों को जोड़ती थी और भगवान से एक ही प्रार्थना करती थी, उन आत्माओं को शांति मिले जो अब इस दुनिया में नहीं है। सिस्टर मर्फी, एक शांत रहस्यमयी चेहरा, आंखें बंद कर प्रार्थना में लीन, यह सिस्टर मर्फी है, पेस्टिलेंस चर्च की पुजारी। हर दिन, हर साल, एक ही दिनचर्या, बिना किसी बदलाव के, जब तक कि वह दिन नहीं आया। चर्च के बाहर एक परछाई, बरसात के बीच कोई उसे देख रहा है। फिर एक दिन उसका जीवन एक खाई में गिर गया, एक ऐसा नरक जहां से कोई लौटकर नहीं आता। एक पागल हंसी के साथ एक आदमी मर्फी पर झपटता है, उसे जमीन पर गिराकर रेप करने की कोशिश करता है। नैरेटर की गूंजती आवाज, एक दयालु चेहरा वाला पुजारी एक जंगली राक्षस में क्यों बदल गया? कट। मर्फी की आंखों से आंसू गिरते हैं, वह कांपते होठों से बुदबुदा रही है। मर्फी कांपती आवाज में, कृपया मुझे बचाओ। अचानक एक तेज चैन हवा चीरती हुई आती है और उस आदमी का सिर उड़ा देती है। नैरेटर, वो कोफिन था। सिस्टर मर्फी की आंखें हैरानी से खुल गईं। मर्फी, हाँफती हुई, खून से सना चेहरा, मैं बच गई। नैरेटर, मर्फी को नहीं पता था कि उसे क्यों बचाया गया, पर उसके मन में एक बात साफ थी, वो चीज उसी मूर्ति से प्रकट हुई थी जिसकी उसने प्रार्थना की थी। कट। कोफाइन की छाया मूर्ति के सामने रुकती है। नैरेटर, और उसी क्षण मर्फी को उसका जवाब मिला। उसने उसे ईश्वर का तोहफा माना, एक खजाना, एक टैबू रेलिक, शाश्वत विश्राम और मृत्यु का अस्त्र। मर्फी एक नए पंथ की अगुवाई करती है, स्कारलेट कल्ट। नैरेटर, उस दिन से मर्फी बन गई एक विध्वंसक अंधेरी जादूगरनी। उसने स्कारलेट पंथ बनाया और खुद को समझने लगी परमेश्वर द्वारा चुनी गई श्रेष्ठ आत्मा। कट।
वर्तमान समय। मर्फी गुस्से में दांत पीसती हुई हाथ हवा में उठाती है। मर्फी गर्जती हुई, अगर टॉवर ऑफ सीक्रेट राइट्स को पता चल भी जाए, क्या फर्क पड़ता है? उसके हाथों में गहरा बैंगनी प्रकाश, जैसे सूरज को मुट्ठी में समेटा हो। मर्फी हंसते हुए, इस बार उस बुक स्टोर मालिक को सबक मिलेगा। नोवा डेथ रे। एक जादुई सर्कल प्रकट होता है। ऊर्जा की लहर आसमान को चीरते हुए बुक स्टोर की ओर बढ़ती है। सबॉर्डिनेट्स जोर से, वाह, यही है विनाशकारी रैंक की असली शक्ति। लेडी मर्फी महान है। कट। बुक स्टोर के दरवाजे से डोरिस बाहर कदम रखती है, शांत आत्मविश्वास से भरी। मर्फी आंखें चौड़ी, एक एल्फ यहां। डोरिस के हाथ से सुनहरी रोशनी निकलती है, पेड़ की जड़ें बनती हैं, स्टाफ में बदल जाती है। स्टाफ के सिरे पर सफेद फूल खिला है। मर्फी स्तब्ध होकर, शुद्ध सफेद आयरिस दान नहीं। डोरिस गंभीर स्वर में, हे लेडी सिल्वर, आयरिस परिवार की ओर से विजय की रोशनी लाओ। मैं कल्पित बोनों की आत्माओं को बुलाती हूं। धरती फटती है, जड़ें बाहर आती हैं, एक विशाल शील्ड बनती है। ऊर्जा का ब्लास्ट उसे टकराता है, लेकिन शील्ड हिलती भी नहीं। सबॉर्डिनेट्स घबराकर, क्या क्या उसने सच में लेडी मर्फी के नोवा डेथ रे को रोक दिया? नैरेटर धीरे से, पर ये सिर्फ शुरुआत है। सीन। मर्फी थरथराती लेकिन क्रोधित, दांत पीसते हुए सोचती है, ये एल्फ, ये भी विनाशकारी श्रेणी का है। एक भीषण ऊर्जा ब्लास्ट शील्ड से टकराता है, जैसे पहाड़ से कोई मिट्टी का ढेला टकराया हो। टोरिस शांत लेकिन सटीक, अपना स्टाफ धनुष में बदलते हुए। वह स्त्री बर्फ से ढकी पाले में शिकार करती एक देवी जैसी है। ऊर्जा से धनुष चमकता है और डोरिस बड़बड़ाती है, हे देवी, मुझे अपनी आंखें दे दो, मेरे तीर को दिशा दिखाओ और मैं तुम्हारे उपकार के बदले जीत लूंगी। डोरिस तीर छोड़ती है, हवा चीख उठती है। मैं भविष्यवाणी करती हूँ, ये तीर शत्रु के भागने का मार्ग काट देगा। मर्फी की आंखों में भय। मर्फी चौंक कर, नहीं, ये आ रहा है। सबॉर्डिनेट भागते हुए, वह टेलीपोर्टेशन गेट को निशाना बना रही है। बहुत देर हो चुकी है। टेलीपोर्टेशन गेट पर विस्फोट, मर्फी के पीछे धुआं और चीखें। नैरेटर भागने की कोशिश कर रहे सबॉर्डिनेट छोटे छोटे टुकड़ों में बटकर नीचे गिर जाते हैं। मर्फी गुस्से में, उसने पोर्टल को नष्ट कर दिया। अब हम बराबरी पर हैं। तो आकाश में एक चमकती शक्ति, कोफाइन। मर्फी ऊर्जा चार्ज करते हुए, अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं, तुमने मुझे मजबूर किया। कोफाइन से टेंटेकल्स निकलते हैं। सबॉर्डिनेट्स की जीवन काल सोखते हैं। सबॉर्डिनेट्स पागलपन में हंसते हुए, हम आपकी सेवा में हैं लेडी मर्फी। एक खोपड़ी जीवित होती है और उभरता है एक स्वप्न प्राणी, ड्रीम बीस्ट, शंताक। मर्फी उस पर सवार होकर गर्व से, शाश्वत विश्राम के ताबूत ने इसे वापस जगा दिया है, अब ये मेरा है, मेरा शांताक। वह गरजते हुए एल्फ की ओर इशारा करती है, अब एल्फ को खत्म कर दो और फिर मैं उस किताबों की दुकान के मालिक को भी मिटा दूंगी। डोरिस शांत, बर्फ जैसी ठंडी आवाज में, तुम बहुत घमंडी हो और यही तुम्हारा विनाश है। मर्फी घृणा से, तुम किस पर गर्व कर रही हो? क्या तुमने इस प्राणी को नहीं देखा? डोरिस आंखों में चमक के साथ, आपने अपने नीच स्वप्न प्राणी को आयरिस परिवार की उत्तराधिकारी के सामने पेश किया है, जो मूल चुड़ैल की छाया में खड़ी है। अपना स्थान जानो। मर्फी गुस्से से कांपती हुई, तुमने मेरे स्वप्न प्राणी को तुच्छ कहा, अब देखो मैं क्या कर सकती हूं। डोरिस हल्की मुस्कान, 2 उंगलियों से इशारा, क्या तुमने सोचा मैं स्वप्न प्राणियों को बुलाना नहीं जानती? आकाश में स्पेस फटने लगता है, एक पंजा बाहर आता है। मर्फी घबराकर, वह क्या है? डोरिस हंसते हुए, तुम्हारे चेहरे की घबराहट ही सब कुछ कहती है, तुम सच में अनजान हो। एक विशाल शांताक, नेचुरल एनिमी, नाइट रिचुअल प्रकट होता है। मर्फी कुछ कहने ही वाली होती है, लेकिन उसका अंत हो चुका है। एक झटका और सब कुछ शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। डोरिस हल्की मुस्कान के साथ, सोचते हुए, शायद अगले जन्म में याद रहेगा। कुछ भी तय नहीं होता जब तक पैगंबर बोले ना। सुल्तान बुक स्टोर के अंदर, बाहर अंदर धुंध और तूफान। लिन कप लेकर सोचते हुए, उफ, क्या जमीन हिल रही है, भूकंप। हाल ही में न्यूजन में अजीब घटनाएं हो रही हैं। बाहर देखते हैं, कुछ नहीं दिखता। लिन कहता है, अंधेरा, कोहरा, कुछ भी साफ नहीं। डोरिस अंदर आती है। लिन देखते हुए सोचता है, कम से कम हेडलाइट्स बंद है, शायद सब ठीक है। डोरिस
मुस्कुराते हुए, प्रतीक्षा के लिए धन्यवाद, थोड़ा समय लगा पर अब सब कुछ ठीक कर दिया गया है। धीरे से कहती है, अब वहीं से शुरू करें जहां रुके थे। लिन खामोशी से डेस्क के पास खड़ा है, उसकी उंगलियां मेज की सतह पर लय में चल रही हैं। सामने डोरिस खड़ी है, थोड़ी संकोच में। डोरिस, हल्की मुस्कान के साथ। थोड़ा वक्त लगा, लेकिन हर चीज का ध्यान रखा गया है। फिर झकते हुए, उम्मीद है आपको इंतजार में परेशानी नहीं हुई। लिन उसकी ओर नजर उठाकर देखता है, शांत, लेकिन नजरें बहुत कुछ कहती हैं। वह मन ही मन सोचता है, सौभाग्य से वह बस थोड़ी पीली लग रही है, कपड़े साफ आए, ऐसा नहीं लगता कि इसमें उसे कोई मुश्किल आई हो, जैसा कि एक कुलीन व्यक्ति से उम्मीद होती है। लिन सधी हुई आवाज में, ये ठीक है। वह खिड़की की ओर देखता है, फिर बात जोड़ता है, भारी बारिश हो रही है, इसने बाहर तुम्हारी आवाज को दबा दिया। डोरिस का चेहरा थोड़ी देर के लिए तनावग्रस्त हो जाता है, वह सोच में डूब जाती है। बारिश मेरी आवाज दबा दी, लेकिन मैंने तो जानबूझकर मौन अवरोध मंत्र का उपयोग किया था। यह तो साफ है कि उन्होंने सब देखा, सब महसूस किया। फिर भी इसे बारिश का शोर कह रहे हैं, क्या ये किसी और बात की ओर इशारा है? डोरिस वे सोचती है, मैंने वन अभयारण्य की रक्षा ली थी, लगभग हर हमले से बचाव किया था, फिर भी वो सब उन्हें सामान्य लगा। क्या वह इस बारिश से किसी गहरी सच्चाई की बात कर रहा है? न्यूजेन की मौजूदा अंधकारमय स्थिति, जहां शिकारी, जादूगर, गुप्त टॉवर और सत्य का आदेश सभी इस खेल में शामिल हैं, और फिर भी हमारे युद्ध की गूंज उसके लिए बस एक शोर थी। डोरिस की आंखें अब लिन की ओर केंद्रित हैं। वह चुपचाप उसे देखती है, जो टेबल पर अपनी उंगलियां चला रहा है। क्या एक सचमुच शक्तिशाली व्यक्ति को दुनिया इसी तरह दिखती है? क्या ये वही है जिसने सब शुरू किया क्योंकि वो बोर हो गया था? डोरिस अपने विचारों को दबाते हुए हल्की मुस्कान लाती है। डोरिस, धीरे से, खैर, मुझे खुशी है कि मैंने आपको परेशान नहीं किया। एक क्षण रुककर, और जैसा आपने चाहा था, वे लोग अब कभी वापस नहीं आएंगे। लिन, धीमे ठंडे लहजे में, मैं समझ गया, शुक्रिया। फिर वह खिड़की की ओर देखता है। बारिश अब और भी तेज हो गई है। लिन कहता है, नुओजिन का मौसम दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है, नहीं जानता कब यह सब थमेगा। वह डोरिस की ओर हाथ बढ़ाता है, जैसे एक नई बात के संकेत के साथ। लिन हल्की मुस्कान के साथ, लेकिन इस बुरे मौसम ने कुछ अच्छी चीजें भी लाई हैं। उदाहरण के लिए, इन दिनों मेरे स्टोर में सामान्य से ज्यादा ग्राहक आ रहे हैं। मेरा इरादा डींग मारने का नहीं है, और न ही मैं चाहता हूं कि मौसम और बिगड़े। कृपया मुझे गलत मत समझिए। वह एक लंबा सांस भरता है। लिन, नरम स्वर में, सच कहूं, मुझे वो पुराने दिन बहुत पसंद थे, जब ग्राहक कम आते थे और समय बहुत शांतिपूर्ण होता था। मैं धूप में बैठकर किताबें पढ़ता था, अकेला, बोर होता था लेकिन संतुष्ट भी। एक छोटी हंसी उसके होठों से निकलती है और कहता है, मुझे लगता है यह भयानक मौसम जल्दी थम जाएगा। मुझे यकीन है हमारे प्रयास रंग लाएंगे, परिवर्तन आएगा। वह डोरिस को गंभीरता से देखता है। लिन, धीरे से, इसके बाद सब कुछ बेहतर हो जाएगा। डोरिस की सांसें तेज हो जाती हैं। वह डर और विस्मय के मिले जुले भाव से उसकी ओर देखती है, सोचते हुए, मैं जानती थी सब कुछ इस व्यक्ति के नियंत्रण में है। वो शांतिपूर्ण दिन जिनकी वो बात कर रहा है, क्या वो बस एक मुखौटा थे? उसकी आंखें अब सवालों से भरी हैं। डोरिस सोचती है, तो क्या आपने जानबूझकर ये अराजकता पैदा की, केवल इसलिए क्योंकि ग्राहक कम थे और आप सिर्फ किताबें पढ़ पढ़कर ऊब चुके थे? वह एक लंबी निगाह से लीन को देखती है। उसकी सोच अब और भी गहराई में जा चुकी है। हे लेडी सिल्वर, आपका प्रिय व्यक्ति, शायद वो इतना अच्छा नहीं है जितना हम सोचते हैं। लिन उसे गौर से देखता है, सोचता है, हल्की बैकग्राउंड वॉइस में, अरे नहीं, वो ज्यादा अच्छी नहीं लग रही। मैंने गलती कर दी, कैसे भूल गया कि बाहर तूफान है। वो बाहर उपद्रवियों से जूझ कर आई है, थकी हुई है, टूटी हुई है, और मैं यहां समाज की बातें बघार रहा था, जबकि मुझे उसे एक कप गर्म चाय देनी चाहिए थी। लिन जल्दी से कप उठाता है, धीमी रोशनी में चाय बनाता है। उसके चेहरे पर अपराध बोध साफ है। लिन अपने आप से, अब वक्त है चीजों को सुधारने का, अब वक्त है उसके दिल में जगह बनाने का। वह चाय लेकर डोरिस के सामने हाथ बढ़ाता। लिन नरम आवाज में, माफ कीजिएगा, ये लीजिए चाय पीजिए, थोड़ी देर आराम कीजिए। डोरिस कप थामती है, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान उभरती है। डोरिस धीरे से, ओह,
धन्यवाद। वह चाय की चुस्की लेती है और जैसे ही पहला घूंट अंदर जाता है उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। डोरिस मन में, ये ये चाय, इसका स्वाद कमाल का है, कोई अशुद्धता नहीं, स्वाद बिल्कुल शुद्ध, और ये गर्माहट जैसे मेरे शरीर के अंदर तक जा रही हो। कैमरा उसकी आंखों और कप पर फोकस करता है। डोरिस आश्चर्य से सोचती है, प्रकृति की यही अनुभूति है जिसे हम कल्पित बौने सच्चा सुख कहते हैं। सुना है नियोजन लोग चीनी और दूध के साथ चाय पीते हैं, पर यह चाय एकदम परफेक्ट। वह लिन को देखती है जो शांत भाव से उसे देख रहा है। डोरिस सोचती है, जैसा कि लेडी सिल्वर के पसंदीदा व्यक्ति से उम्मीद थी, हर छोटी बात पर ध्यान देता है। बाहर विनाशकारी रैंक के दो जादूगर लड़ रहे थे, पर इसने एक बार भी घबराहट नहीं दिखाई। मेरे लिए चाय भी बनाई। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये एक परीक्षा थी। डोरिस हल्की मुस्कान के साथ कहती है, आपके आतिथ्य के लिए धन्यवाद। तो क्या हम वहीं से आगे बढ़ सकते हैं जहां रुके थे? लिन मुस्कुराता है, हल्की रोशनी में उसका चेहरा ठहराव से भरा है। बिल्कुल, मैं आपकी समस्या में मदद कर सकता हूं, लेकिन यह आसान नहीं होगा। अपना खोया सम्मान वापस पाना एक लंबी प्रक्रिया है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन सबसे जरूरी है आपका साथ। लिन सिर झुकाता है, कैमरा उसके माथे पर फोकस करता है। लिन सोचता है, पहले ही बता दूं, यह काम वाकई मुश्किल है, बाद में ज्यादा पैसे मांगने की नौबत ना आए। डोरिस खुद को संयत करती है, अपनी भावनाओं को छुपाते हुए। लिन गंभीरता से, यह सिर्फ एक केस नहीं है, यह एक परिवार की गरिमा का सवाल है। वो आयरिस हाउस है, एक गौरवशाली कुलीन परिवार। हम कोई गलती नहीं कर सकते। हर सदस्य को एक ही पृष्ठ पर होना होगा। अगर कोई चूका तो सब खत्म हो जाएगा। लिन उठता है, किताबों की अलमारी की ओर जाता है। लिन सोचते हुए, अब वक्त है उसे दिखाने का कि मैं क्या कर सकता हूं। वह एक पुरानी किताब उठाता है, उसके कवर पर लिखा है संकेत एवं प्रतीक। लिन गंभीर स्वर में, मैंने पहले भी इस तरह के शोध पर काम किया है। हेयरलडरी पर चीन में तब कोई अध्ययन नहीं था, पर मैंने अनुष्ठान और लोक कथा पर लिखते वक्त एक नई श्रृंखला शुरू की थी, लोक कथा और विज्ञान पर, और ये किताब उसकी पहली कड़ी है। लिन धीरे से किताब उठाता है, उसकी आंखों में एक पुराना गर्व झलकता है। लिन सोचता है, यह पुस्तक हेयरलडरी और टोटेम्स मेरे वर्षों के शोध का परिणाम है। डोरिस पुस्तक पर एक नजर डालती है और चौंक जाती है। लिन किताब उसकी ओर बढ़ाते हुए, इसे लीजिए, ध्यान से पढ़िए, ये किताब बाद में आपकी बहुत मदद करेगी। गंभीर स्वर में, अतीत का गौरव यूं ही नहीं लौटाया जा सकता। डोरिस हल्के से कांपते हुए किताब की ओर हाथ बढ़ाती है। जैसे ही छूती है, हवा में दरार जैसी आवाज। डोरिस अचानक अंधेरे और तारों भरी खाली जगह में आ जाती है, उसकी आंखों में हैरानी। डोरिस घबराकर, क्या मैं कहां आ गई हूं? ऊपर नीले गुलाबी धुंध में उसे दिखते हैं ड्रीम बीस्ट्स। वे विशाल, भयावह और अलौकिक हैं। डोरिस घबराकर पीछे हटते हुए, ये तो मेरे स्वप्न लोक के जानवर हैं, लेकिन क्यों क्यों मैं सपनों में हूं? और ये बीस्ट्स इतने शक्तिशाली हैं कि मैं इन्हें बुला भी नहीं सकती। एक बीस्ट दहाड़ता है। डोरिस की सांसें तेज होती हैं। डोरिस डर के मारे, अगर मैं रुकी तो ये मुझे मार डालेंगे। एक क्षण को वह रुकती है, उसका चेहरा अचानक गंभीर हो जाता है। डोरिस धीरे से सोचते हुए, नहीं, ये जानवर बंधे हुए हैं किसी शक्ति से। ये रेखाएं, ये तो सीलिंग स्पेल है। चारों ओर चमकदार गुलाबी रेखाएं, आकाश में बनी एक जादुई बैरियर। डोरिस तेजी से हाँफते हुए फिर से बुक स्टोर में लौट आती है। किताब अभी उसके हाथ में है। डोरिस आंखों में विस्मय, जो कुछ मैंने देखा, क्या इस पुस्तक ने मेरी अंतर्दृष्टि को खोल दिया? क्या ये प्रतीक, सील, सपना, विरोध, आश्रय उन्हीं जानवरों से जुड़ा है? एक पल को सोचती है। यह किताब मुझे लगभग शगुन की अवस्था में ले गई, जो भविष्य वक्ताओं के लिए भी आसान नहीं होता। लिन धीरे से लेकिन गंभीर स्वर में, इस पुस्तक से आपको समझ आएगा कि मैं क्या करने वाला हूं। अगर आप इसके अंदर की प्रासंगिक बातें याद रख सकें तो रास्ते आसान हो जाएंगे। थोड़ा रुकता है, पर मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा मार्गदर्शन में। बहुत अधिक खुलासे समस्याएं पैदा कर सकते हैं। सोचते हुए, ये पुस्तक मैंने शुरुआती लोगों के लिए लिखी है। इसे पढ़कर वह समय आने पर खुद निर्णय ले सकेगी। डोरिस शांत स्वर में, मैं समझती हूं, मैं इस कार्य को गहराई से पढ़ूंगी। वह कल्पना में खो जाती है, पुरानी यादों में। डोरिस मन में,
मैंने शगुन के लिए सालों तक मेहनत की, लेडी सिल्वर की कविताओं के पीछे जीवन लगा दिया, और यहाँ एक किताब ने मुझे सीधे ओमेन की अवस्था में पहुंचा दिया। एक छोटा प्रतीक, और उसमें छुपी इतनी शक्ति अपने आप से बुदबुदाती है। मैं नहीं जानती इस किताब में कितना रहस्य है, या शायद इस बुक स्टोर में ही। लिन, सीरियस होकर, एक बात और, इसमें तुम्हारे परिवार का भी संबंध है। मेरा सुझाव है पूरा परिवार इसे पढ़े, वरना जब समय आएगा तो तुम्हें बचाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लिन सीधा उसकी आंखों में देखता है। मुझे हाल ही में बहुत से रिक्वेस्ट्स आ रहे हैं, समय मेरे पास सीमित है। डोरिस थोड़ी असहज हो जाती है। लिन मन में सोचता है शैतानी मुस्कान के साथ, हाँ, डर की भावना डालना जरूरी है, तभी ग्राहक समझेगा कि मामला कितना गंभीर है। डोरिस शर्माते हुए, मैं समझती हूं, इस पुस्तक की कीमत लिखी है, इसका मतलब और प्रतियां भी होंगी। क्या मैं परिवार के लिए और किताबें खरीद सकती हूँ? आंखों में निश्चय के साथ, आप निश्चिंत रहे, हम इसे पूरी श्रद्धा से पढ़ेंगे। अगर ये आपका अनुरोध है तो हम अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे। लिन सोचते हुए, ये लड़की सही दिशा में है, पर पूरी तरह नहीं। उसके शब्दों में कुछ अधूरा है। एक बॉक्स खोलते हुए, अब सोचने का समय नहीं, ग्राहक मिल गया है और वो खरीदने को भी तैयार है। जैसे ही वह किताब को स्लैब पर रखता है, वो अचानक गायब हो जाती है। टेलीपोर्ट। डोरिस सन्न रह जाती है। यह गायब हो गई? लिन हल्के से मुस्कुराते हुए, मेरे पास अभी 30 प्रतियां हैं, मैं पैक कर देता हूं आपके लिए। डोरिस आंखें बंद कर सोचती है, ऐसी शक्तिशाली किताबें थोक में छप रही हैं, क्या कभी समझ पाऊंगी ये शक्तिशाली लोग कैसे सोचते हैं? आंखें खोलती हैं, चौंक जाती है। लिन उसे चाय पत्ती का डिब्बा दे रहा है। लिन मुस्कुराते हुए, इसे रख लीजिए, हमारी पहली मुलाकात के लिए एक छोटा सा तोहफा। ये हरी चाय आपको पसंद आएगी, अगर चाहें तो फिर आइए, मैं हमेशा इसी चाय से आपका स्वागत करूंगा। डोरिस हल्का ब्लश करते हुए विनम्र स्वर में, आपका धन्यवाद। अगर हम कभी अपना खोया हुआ गौरव वापस पा सकें तो आयरिस परिवार आपकी सेवा में रहेगा। सीन, बुक स्टोर के बाहर तबाही के बाद का मंजर, धुआं, मलबा, बारिश की बूंदें मिट्टी में मिलती हुई। नारेशन धीमी आवाज में, जहां कभी सन्नाटा था आज वहां राख उड़ रही है। न्यूयोजन के दिल में एक बुक स्टोर के सामने विनाश की लहर दौड़ी थी, और अब जांच शुरू हुई थी। निदेशक गहरे कोट में, चेहरे पर गुस्सा, दांत पीसते हुए मलबे को देखता है। निदेशक गुस्से से दांत पीसते हुए, उन्होंने तबाही मचाई है, वो पागल है। उसके पास खड़ी एक नर्वस छोटी लड़की हाथ में रिपोर्ट ली। छोटी लड़की डरी आवाज में, साहब, ऑर्डर ऑफ ट्रुथ के श्री एंड्रयू ने कहा कि वो एक पहचान मंत्र चला रहे थे। निदेशक तेजी से मुड़ता है, चिल्लाता है, आइडेंटिफिकेशन माय एस। वो एक दिशा में इशारा करता है जहां सड़क चटकी हुई है और ईंटें जली पड़ी हैं। निदेशक झल्लाकर, उन्होंने एक विनाशकारी स्तर के डार्क विजॉर्ड को नियोजन में जो मन में आया वो करने दिया, और ये वही ईथर निगरानी नेटवर्क है जिस पर ऑर्डर ऑफ ट्रूथ को इतना गर्व था। हल्की हंसी में, झुंझलाहट से, हे भगवान, इस बूढ़े एंड्रयू ने मेरे करियर की सबसे बड़ी बेवकूफी की और भी की है। कट तो नीचे गड्ढे में कुछ जांचकर्मी मलबा खंगालते हुए। पहला इन्वेस्टिगेटर गुस्से में, पत्थर उठाते हुए, अगर मुझे मौका मिले तो मैं उस डार्क विजार्ड के सिर पर यह फेंक दूं। दूसरा इन्वेस्टिगेटर थका हुआ, उसे रोकते हुए, भूल जा, वो चट्टान उसी जादूगर ने चूर चूर कर दी थी, सिर नीचे रख और काम कर। अचानक पीछे से निदेशक की मौजूदगी महसूस होती है। दोनों चुप हो जाते हैं। निदेशक सख्ती से पास आते हुए, ठीक है, अब इन कमीनों के साथ मिलकर गंदगी साफ करनी होगी। क्या खुफिया विभाग के पास और कुछ रिपोर्ट है? लड़की रिपोर्ट देखती है। घबराई हुई छोटी लड़की कहती है, उनकी जांच में सामने आया है कि उनका टारगेट किताबों की दुकान थी। निदेशक मुड़कर उसकी तरफ गुस्से से देखता है। छोटी लड़की कांपते हुए, क्या हमें वहां जाकर जांच करनी चाहिए? निदेशक संक्षेप में, नहीं, छोटी लड़की कहती है, लेकिन ऐसा लगता है कि ऑर्डर ऑफ ट्रूथ के लोगों ने। निदेशक बीच में काटते हुए, उन्हें तुरंत वापस बुलाओ, अतरम। सीन काट, एक भीगी जमीन पर किसी की उंगलियां छूती हैं मिट्टी को। जमीन से पर्पल एथर निकलता है। अनजान आवाज, धीमे स्वर में, पहचान मंत्र सक्रिय, ट्रेस ईथर ट्रेल, कैमरा, रिवील, जॉर्गे बायरन, ऑर्डर ऑफ ट्रूथ का स्कॉलर, लेंस पहनते हुए जांच कर रहा है। जॉर्गे गंभीरता से, इन डार्क विजर्ड्स ने तो हद ही कर दी। विनाशकारी स्तर का जादू और ईथर मॉनिटरिंग सिस्टम पूरी तरह बेकार साबित हुआ।
वो खड़ा होकर अपने दस्ताने पहनता है। जॉर्गे कहता है, या तो इन पागलों ने कोई छुपा तरीका ढूंढ लिया है या फिर हमारे अपने ही सिस्टम में कोई गद्दार है। थोड़ी देर चुप रहकर, मैं एक स्कॉलर हूं, फॉरेंसिक एग्जामिनर नहीं, लेकिन जब सच दफन हो तो किसी को तो हाथ कंधे करने पड़ते हैं। सीन, जॉर्ज जांच रिपोर्ट लिखते हुए कैमरा उसके शब्दों पर स्क्रॉल करता है। जॉर्गे नरेशन में धीमे स्वर में, मृतकों में स्कारलेट पंथ की नेता लेडी मर्फी द प्रीकेंट शामिल है। उनकी झोंबी कठपुतलियां भले ही कमजोर थीं, पर उन्होंने काफी दहशत मचाई। इस बार उनका हमला सीधे स्पाइडर संगठन पर था, जो व्हाइट वुल्फ से अलग हुआ एक खतरनाक ग्रुप बन चुका है। उनका नेता जी जीजू। थोड़ी रुककर, और अंतिम युद्ध स्थल यही था। लेडी मर्फी खुद उसे लीड कर रही थी। जॉर्ज बायरन रिपोर्ट खत्म करता है और अपनी डायरी बंद करता है। जॉर्ज सोचते हुए धीमे स्वर में, मुझे यकीन नहीं था कि गड़बड़ी निचले स्तर पर नहीं बल्कि शीर्ष पर थी। मर्फी द प्रीकेंट और जो ये लड़ाई जीत सकती थी, वहीं मारी गई। वो 23वीं स्ट्रीट की तरफ देखता है। दूर किताबों की दुकान दिखाई देती है। जॉर्ज मुरझाए स्वर में, अगर उनका निशाना यही किताबों की दुकान थी, तो स्कारलेट पंथ जैसा संगठन जो हमेशा टावर ऑफ सीक्रेट्स और हंटर से लड़ता आया है, यहां क्यों आया? कैमरा बुक स्टोर की ओर स्लो पैन करता है। बारिश की बूंदें लकड़ी के बोर्ड पर गिरती हैं। जॉर्ज धीमे स्वर में अंदर की ओर खींचते हुए, उस दुकान में आखिर था कौन? वह बड़बड़ाते हुए दुकान की ओर बढ़ने लगता है। जॉर्ज धीरे धीरे, जैसे सम्मोहन में हो। बिल्कुल सामान्य दिखती है यह दुकान, फिर भी कोई अजीब ताकत है इसमें। मुझे रोक नहीं पा रहा खुद को। जैसे ही उसका हाथ दरवाजे तक पहुंचता है, एक ठंडी आवाज पीछे से आती है। निदेशक सख्त लहजे में, रुको। जॉर्ज चौंक कर पलटता है। पीछे निदेशक खड़े हैं, आंखों में गंभीरता। निदेशक धीमे स्वर में, तुम्हें क्या लगता है कहां जा रहे हो? जॉर्ज उलझे स्वर में, फिर मुस्कुराते हुए, श्री जोसेफ, ये सवाल थोड़ा अजीब है। बेशक मैं जांच के लिए जा रहा हूं। उस दुकान में कुछ है, कोई है जो हमारी समझ से बाहर है, और मैं सत्य को उजागर करने निकला हूं। वो हंसता है, मगर उसकी आंखें जुनून से भरी हैं। जॉर्ज गर्व से, ज्ञान मुझे स्थिर रखता है। विवेक ही विद्वान का असली अस्त्र होता है। मैं बहकने वालों में से नहीं हूं। जोसेफ माथे पर हाथ मारते हैं। झंझलाहट छिप नहीं पाती। निदेशक मन में सोचते हुए, हे भगवान, ये स्कॉलर लोग, इन्हें चुप कराने का एक ही तरीका है। एक मुक्का इनके होश ठिकाने ला सकता है। वो गहरी सांस लेकर खुद को शांत करता है। निदेशक धीरे से, क्लास एक, ये बुक स्टोर क्लास 1 है। जॉर्ज एकदम चौंक जाता है। जॉर्ज हैरान, क्लास 1? निदेशक सख्त स्वर में, टावर ऑफ सीक्रेट राइट्स ने इसे क्लास 1 घोषित किया है। हालांकि तुम्हारे डेटाबेस में अपडेट नहीं हुआ, पर इस बार किताबों की दुकान के मालिक ने हमारी मदद की है, तो बेहतर होगा तुम मूर्खता ना करो। जॉर्ज थोड़ा कांपता है। उसकी आंखों में पहली बार डर झलकता है। जॉर्ज मन में सोचते हुए, सत्य का आदेश नियोजन की हर ईंट को जानता है, तो फिर ये किताबों की दुकान कैसे हमारी नजर से बची रही? आकाश में बिजली चमकती है। पृष्ठभूमि में मध्यम संगीत उठता है। निदेशक सख्त स्वर में, तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूं? एक डार्क विजर्ड ने अभी यहां विनाशकारी स्तर का मंत्र चलाया और तुम्हारा नेटवर्क उसे पकड़ भी नहीं पाया। अंत में वही किताबों की दुकान का मालिक था जिसने उन्हें रोका। जॉर्ज चुप हो जाता है, उसके चेहरे पर सन्नाटा। निदेशक धीरे से चलते हुए, तुम्हें आत्ममंथन करना चाहिए बायरन। सच को जानने से पहले उसे समझने की क्षमता भी होनी चाहिए। जॉर्ज कांपते हुए कौशिक करता है, दिस, ये सब उसने। तभी बुक स्टोर का गेट धीरे से खुलता है। एक चमकती हुई परछाई बाहर निकलती है। डोरिस बाहर आती है। जॉर्ज और बायरन दोनों चौंकते हैं। जॉर्ज सांस रोकते हुए, एक एल्फ, हैरान होकर, न्यूजिन में एक एल्फ क्यों है? उसने ऐसा क्यों किया? जो कैमरा पीछे जाता है। एक शांत चेहरा छाया में छिपा है। निदेशक, उसकी आंखें डोरिस पर टिक गई हैं। निदेशक सोचता है, आशा के अनुसार ये किताबों की दुकान साधारण नहीं, वास्तव में एक महान एल्फ की है। कल्पित बौने, एक गौरवशाली जात। मनुष्यों के बीच उनका रहना लगभग नामुमकिन है। और ये एल्फ शुद्ध खून की। उसके चेहरे पर वो सम्मान। जब उसने दुकान की ओर देखा, मुझे किताब जल्द लौटानी चाहिए। निदेशक की पीठ के पीछे एक तलवार की चमक, कांडला की तलवार। वह सोचता है,
धीरे से। शायद अब समय आ गया है कि जादुई तलवार को नया मालिक मिले। डोरिस उनकी ओर मुड़ती है, उनकी ओर बढ़ती है और कहती है, डोरिस, धीरे लेकिन तीखे स्वर में, ह्यूमन। दोनों चुप, सांसें थमी हुई। डोरिस हाथ बढ़ाती है। आसमान में हल्की सी बिजली चमकती है। उसका स्टाफ प्रकट होता है। डोरिस, सख्त लहजे में, तुम मेरे मास्टर की दुकान के दरवाजे पर क्या कर रहे हो? जॉर्ज हिल भी नहीं पा रहा, मन में सोचता है, मास्टर, कल्पित बौने केवल 4 मूल चुड़ैलों को ही अपना स्वामी मानते हैं। नहीं, नहीं, ये मुमकिन नहीं। इस दुकान में एक मूल चुड़ैल। सिल्वर की याद उसके जहन में कौंधती है। जॉर्ज, डरते हुए, ये तो सिर्फ एक किताबों की दुकान थी। डोरिस आंखें बंद करती है। उसकी आवाज में एक अजीब शक्ति है। डोरिस, मेरे स्वामी का पसंदीदा दूत उसकी इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। आंखें खोलती हैं। उसकी नजर सीधे जॉर्ज की आंखों में धंस जाती है। एक भयानक ऑरा निकलता है। हवा भारी हो जाती है। डोरिस, तेज स्वर में, क्या सत्य का क्रम इतना अहंकारी हो गया है? क्या मेरे स्वामी की दयालुता ने तुम्हें इतना साहसी बना दिया, या तुम्हारी जिज्ञासा तुम्हें खा गई? डोरिस, भभकती आंखों से, क्या तुम सच में मेरे स्वामी की उपस्थिति को नजरअंदाज करने का साहस रखते हो? जॉर्ज अब घुटनों पर गिरने को है। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। जॉर्ज, अंदर ही अंदर, मैंने क्या सोच लिया था? जोसेफ की सलाह को नजरअंदाज किया, और अब मैं यहां हूं, एक विनाशकारी एल्वेन पैगंबर के सामने। सीन में थोड़ा शांत करने के लिए निदेशक आगे आता है। निदेशक, नम्र स्वर में, मेरी एल्वेन लेडी, कृपया हमें क्षमा करें। इस लड़के का कोई बुरा इरादा नहीं था। वह डोरिस और जॉर्ज के बीच खड़ा हो जाता है। निदेशक, वह बस यहां जो कुछ हुआ उसकी जांच करके रिपोर्ट देना चाहता था, बस इतना ही। निदेशक, हल्की मुस्कान के साथ, तुम्हारा मास्टर बहुत दयालु है। मुझे नहीं लगता वो किसी अज्ञानी से परेशान होंगे। डोरिस की आंखों में अब आग की जगह सर्दी है। वह एक क्षण रुकती है, फिर बोलती है, तुम्हें आभारी होना चाहिए। यहां जो हुआ वह असाधारण था। अंधकार में जादूगरों ने हमला किया। नोवा डेथ रे तैयार किया जा रहा था, एक विनाशकारी जादू। वह निदेशक के करीब जाती है। डोरिस, धीरे से, मैंने उन्हें रोका और खत्म किया। यही सब कुछ था। निदेशक की आंखों में डर उभर आता है। निदेशक, मन में, स्कारलेट पंथ, किताबों की दुकान, तो इसका मतलब? वह हल्की सी हंसी में ढकने की कोशिश करता है अपना डर। निदेशक, किताबों के दुकानदार ने स्कारलेट पंथ के नेता को मरवा दिया, तो अब हमें उनका साथ चुनना होगा। डोरिस उसकी ओर घूरती है। डोरिस, कड़क आवाज में, मुझे कैसे पता चलेगा? ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। मैं तो बस आयरिस परिवार की ओर से आई और मेरे स्वामी के दूत पर हमला होते देखा। क्या मुझे जवाबी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? गुस्से में आगे बढ़ती है। डोरिस, और मैंने इन ठगों को रोका, पर आभार जताने के बजाय तुम लोग उसकी दुकान में घुसकर पूछताछ करने आए। क्या न्यूओजिन में मेहमानों का ऐसा स्वागत होता है? निदेशक, झुकते हुए, हम मानते हैं, हमसे गलती हुई। वास्तव में उस दुकानदार के प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान है। एक बार उन्होंने मुझे वो किताब दी जिसने मेरी बरसों पुरानी समस्या सुलझा दी। अगर आज की घटना न होती, मैं तो उनसे मिलने ही वाला था। जॉर्ज पीछे से झेंपते हुए बात बदलने की कोशिश करता है। ओह, तो सब ठीक है। अब जब हमें सब पता चल गया है, हम रिपोर्ट दे सकते हैं। तभी जॉर्ज का फोन बजता है। वह स्क्रीन देखकर चौंकता है। जॉर्ज, धीरे से, वाइस प्रेसिडेंट। फोन उठाता है। आवाज आती है, वाइस प्रेसिडेंट, कड़क लेकिन गर्मजोशी से। बायरन, मुझे आयरिस परिवार की महान आर्शी से बात करनी है। जॉर्ज धीरे से फोन डोरिस को देता है। वाइस प्रेसिडेंट, हंसते हुए, डोरिस, 300 साल हो गए, कैसी हो? डोरिस की आंखें चौंक जाती हैं। वह धीरे से बुदबुदाती है, एंड्रयू। 300 साल पहले आयरिस परिवार की बस्ती, सूर्यास्त का समय, जंगलों के बीच बसी जादुई बस्ती, हल्की हवा में फूलों की महक। एल्फ लड़कियां हंसती हैं, शर्माती हैं, उनके गालों पर गुलाबी रंग। एल्फ लड़कियां एक साथ। छोटा एंड्रयू, क्या तुम सचमुच जा रहे हो? हमारे साथ थोड़ा और रहो। एंड्रयू मुस्कुराते हुए धीरे धीरे कदम बढ़ाता है। उसकी आंखों में कृतज्ञता और दिल में संकल्प है। आप सभी की मोहब्बत के लिए धन्यवाद, मेरी 11 देवियां। पिछले कुछ दिनों में जो स्नेह आपने दिया, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। वो आंख मारते हुए आगे कहता है, हल्की शरारत के साथ कहता है, हालांकि मुझे सत्य के क्रम के लिए अपने शोध पर निकलना ही होगा। रुकना अब मुमकिन नहीं।
पर निश्चिंत रहिए, कितना भी समय बीते, मैं आपके खूबसूरत चेहरे कभी नहीं भूलूंगा। एक एल्फ की ठोड़ी को हल्के से उठाते हुए बहुत करीब आ जाता है एंड्रयू, धीरे से। काश ये सुंदर चेहरा हमेशा मेरे साथ रहता। यदि संभव हुआ तो मैं अपना जीवन आपके साथ बिताना चाहूंगा। एल्फ धीमे स्वर में, छोटे एंड्रयू, यहां नहीं, सब हमें देख रहे हैं। अचानक एक सख्त लेकिन सजीव आवाज गूंजती है, डोरिस, दूर से। ठीक है, हमारे मेहमान को आप परेशान करना बंद करो। एल्फ लड़कियां हंसती हुई भागती हैं। एल्फ लड़कियां हंसते हुए, ये आरशी है, भागो, नहीं तो फिर से डांटेगी। एंड्रयू पीछे मुड़ता है, डोरिस को देखकर मुस्कुराता वे कहता है, लेडी डोरिस। डोरिस संयमित मुस्कान के साथ, मानव जगत के अतिथि, क्या आज विदा लेने जा रहे हैं? एंड्रयू कहता है, मैं बस आपको अलविदा कहने ही आया था, मेरी बुद्धिमान सुंदरी। क्या आपने अभी एक और भविष्यवाणी पूरी कर दी? आगे कहता है, यह एक महान भविष्यवाणी है, हमारे लोगों के भाग्य से जुड़ी। तुरंत फल तो नहीं मिलेगा। वो पानी पीती है, फिर गंभीर स्वर में कहती है, पर हमें समय मिला है। कल्पित प्राणियों का जीवन लंबा होता है, लगभग अनंत, और उस स्वामी का अनुग्रह फिर से पाने के लिए मुझे रहस्योद्घाटन चाहिए, चाहे इसमें सदियां क्यों न लगे। एंड्रयू कुछ पल चुप, फिर गंभीरता से कहता है, यदि कभी आपको ज्ञान की आवश्यकता हो लेडी डोरिस, तो सत्य के आदेश आपके लिए सदैव खुला रहेगा। यह संसार बदलता रहेगा, लेकिन सत्य शाश्वत है। वो आत्मविश्वास से कहता है, 200 साल में नहीं, 100 साल में मैं ऑर्डर ऑफ ट्रूथ का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाऊंगा। तब अगर कोई भी आपकी मदद न कर सका तो मैं करूंगा। डोरिस पास आती है, उसके सिर पर हाथ रखती है। एंड्रयू शर्म से लाल हो जाता है। डोरिस मुस्कुराकर, धन्यवाद मेरे प्यारे छोटे मेहमान। लोग सोचते हैं कि एल्फ घमंडी होते हैं, लेकिन हमारा दीर्घ जीवन हमें दूसरों को और भी अधिक महत्व देना सिखाता है। बस बहुत कम चीजें हैं जो सचमुच एक एल्फ की स्मृति में जगह बना पाती हैं। एंड्रयू मन ही मन सोचता है, वॉइस ओवर, मैं जानता हूं, इसीलिए तुम्हें याद नहीं है। डोरिस मुस्कुराकर, तुम्हारे बाल, हाँ तुम तब कितने छोटे थे, पुरानी यादें ताज़ा हो गई। एंड्रयू शर्माते हुए, अरे वो बहुत पुरानी बात है, मुझे बच्चा मत समझो। डोरिस शरारत से, तो बताओ ना, अगर अब मुझे एक बच्चा या अतिथि की तरह ट्रीट नहीं करना चाहते। वो गंभीर होकर कहती है, एंड्रयू, क्या तुम अपने सामने खड़ी इस एल्फ को अपना नाम देना चाहोगे? इस बार, इस शरीर की मृत्यु तक मैं उसे अपनी स्मृति में रखूंगी। एंड्रयू धीरे से, मेरा नाम सीन कट, वर्तमान काल। फोन से आवाज आती है। एंड्रयू धीमी मुस्कान के साथ, काफी समय हो गया महोदया। न्यूओजन सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर ऑफ ट्रुथ मुख्यालय। एक विशाल इमारत, बाहर एक विशाल ड्रैगन का कंकाल, समय की ताकत का प्रतीक। एक शख्स उसे खामोशी से देख रहा है। अंदर एक भव्य कमरा, लोवेल, फिच और वॉल्टर लियोनार्ड शतरंज खेलते हैं। वॉल्टर अपनी चाल चलते हुए, कितना अजीब, सैकड़ों सालों बाद आयरिस परिवार फिर से प्रकट हुआ है। वो बालकनी पर खड़े एंड्रयू को देखता है। पुराना प्यार अचानक सामने आ जाए तो? लोवेल हल्की सांस लेते हुए, सावधान रहो वरना तुम्हारी कीमिया फंडिंग कट सकती है। लोवेल चाल बढ़ाते हुए, वाइस प्रेसिडेंट अभी भी मध्य जिले की सबसे मांग वाली कुंवारी महिलाओं की सूची में है। 300 साल बीत चुके हैं, कौन जाने ये दिलों की धड़कन अपना मन बदल ले। हंसते हुए, भूल जाओ उसे, वैसे भी अभी सबसे बड़ी खबर यह है, वाइल्ड का इनाम ले लिया गया है। वॉल्टर चौंकते हुए, क्या? 2 साल से वो नाम ठंडा पड़ा था। वो एक पागल, क्रूर और विनाशकारी ब्लैक मैजिशियन है। वो लगभग चिल्लाता है, इतना मूर्ख कौन होगा जो उसे पकड़ने निकलेगा। लोवेल टेबल पर झुका मुस्कुरा रहा है, चेहरा चंचल मगर आंखों में गहराई। मुस्कुराते हुए, हे, अब तो तुम्हारी रुचि जाग गई है ना? तुम्हें अपनी अजीब सी लैब से थोड़ा बाहर भी आना चाहिए वॉल्टर। वो कुर्सी पर उंगली से टैप टैप करता है, कहता है, कोई आश्चर्य नहीं कि इससे पहले किसी ने इस मिशन को नहीं छुआ। आखिरकार हिंसा रोकना और शांति बनाए रखना टावर के शूरवीरों की जिम्मेदारी है। लोवेल थोड़ा गंभीर होकर, और जैसा कि तुमने कहा, वाइल्ड विनाशकारी श्रेणी का खलनायक है। वो काफी समय तक छिपा रहा, इसीलिए उसे पकड़ने का जोखिम केवल कोई विनाशकारी रैंक वाला ही उठा सकता है। यहां तक कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन जोसेफ भी पीछे हट गया। वॉल्टर ठुड्डी पकड़कर मुस्कुराते हुए,
सच में, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो बदले में कुछ नहीं मिलेगा। और विनाशकारी रैंक वाले लोग, उन्हें पैसों की क्या जरूरत? निर्देशक खर्चों के बिल को देखते हुए छींकता है। लोवेल मुस्कुराते हुए, अब जब सब इनाम की ओर भाग रहे हैं, हमारी फंडिंग तो जैसे सूख ही गई है। तुम्हारी वो अस्त व्यस्त सी रिसर्च बस बंद होने की कगार पर है। वॉल्टर भड़क उठता है गुस्से में। अगर मेरी रिसर्च बकवास है तो तुम्हारी मैकेनिकल बकवास तो बिल्कुल ही फालतू है। पूरे दिन उल्टी बाल धुलाई मशीन या लॉकिंग कॉलर, ऐसी बेकार चीजों पर रिसर्च करते हो। वॉल्टर आक्रोश में, आखिर में सिर्फ गुप्त संस्कारों वाले पागल ही तुम्हारा वो कबाड़ खरीदेंगे। प्रेसिडेंट को तुम्हें कभी फंड नहीं देना चाहिए था। लोवेल शांत लेकिन घातक मुस्कान के साथ, तुम जिन आविष्कारों को बेकार कह रहे हो, वे मेरे सहयोगी हैंसेन गोल्ड्स की रचनाएं हैं। मैं उसे तुम्हारी बहुमूल्य राय जरूर बताऊंगा। शायद अगली बार वह तुम्हें टेस्ट सब्जेक्ट बना दे। वॉल्टर गला साफ करता है। कोई जरूरत नहीं। आइए वापस खेल पर लौटते हैं। वॉल्टर घूरते हुए, प्रिय फिच, मुझे शक है कि जब मैं ध्यान हटा रहा था तब तुम धोखा दे रहे थे। लोवेल मुंह फेरता है, फिर हंसता है। हालांकि तुमने मुझे कई बार मात दी है, फिर भी मैं तुम्हें अपना सबसे अच्छा मित्र मानता हूं। वॉल्टर कड़वाहट से, जब तक पैसा है कोई भी तुम्हारा मित्र बन सकता है। तुम चालाक हो, निर्दयी हो और सबसे ऊपर लालची फच। दोनों की बहस गर्म होती है। लोवेल कहता है, ओह लियोनार्ड, तुम गलत समझ रहे हो। पर मेरी मिट्टी की मूर्ति योजना अपने अंतिम चरण में है, बस पारस पत्थर मिल जाए। लोवेल गर्व से, धन्यवाद मिस डोरिस, मुझे शाश्वत विश्राम के ताबूत से असली पत्थर मिला, तुम्हारे एल्केमी मास्टर्स वाले पत्थरों से कहीं बेहतर। वॉल्टर कान खुजाते हुए, बस एक और कदम, यही तुम हर बार कहते हो। फिर 10 दिन बाद आते हो, फेल हो गया, और मांगते हो और पैसा। कभी कभी लगता है तुम बस ट्रिक खेल रहे हो। अब दोनों एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं। लोवेल कहता है, क्योंकि तुमने जो पत्थर दिए थे वे अशुद्ध थे। वॉल्टर कहता है, बकवास, तुम्हारा कौशल ही घटिया है। दोनों एक दूसरे को घूरते हैं, फिर मुंह फेर लेते हैं। वॉल्टर कहता है, वैसे तुमने बताया नहीं इस बार वाइल्ड का इनाम किसने लिया? लोवेल धीमे हंसी के साथ, मैं जानता था तुम नहीं सोच पाओगे। इस बार जिसने इनाम लिया वो विनाशकारी नहीं है। लोवेल गंभीर होकर, वो है एक पैनिक रैंक का हंटर। वीरान सड़क, रात, धुंध और मरे हुए डेमनों की लाशें। एक रहस्यमयी हंटर तलवार निकालकर एक डेमन के सिर में घुसा देता है। हंटर धीमे स्वर में, कहाँ गई? सड़क पर चलता है, चारों ओर डेमनों की लाशें। हंटर गन निकालते हुए, मुझे याद है मैंने इसे यहीं छोड़ा था। ऊपर से एक मॉन्स्टर छलांग लगाता है, पीछे से अटैक करता है। हंटर बिना देखे तलवार घुमाता है, मॉन्स्टर 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है। हंटर बिल्कुल शांत लहजे में, ओह मिल गया। एक मोड़ा हुआ पेपर निकालता है जिस पर ऑर्डर ऑफ ट्रूथ का सील है और वाइल्ड का कॉन्ट्रैक्ट। हंटर कहता है, वो काले शल्क वाला चेहरा विहीन आदमी, ओह बुरा शिकार नहीं। डेस्टिनेशन रैंक प्रमाणीकरण, तैयार हो जाओ। सीन फिर से शतरंज पर लौटता है। लोवेल चाल चलते हुए, एक घबराया हुआ शिकारी, बर्टन एकरमैन रुक कर, द पेल वॉचमैन। वॉल्टर संभलते हुए, वाइल्ड के इनाम को अपनी उपलब्धि के रूप में दिखाना चाहता है। लोवेल गंभीर, मानकीकृत परीक्षण में उसने खुद को दूषित रक्त का इंजेक्शन लगाया। ताकत विनाशकारी स्तर पर पहुंची। सांस लेकर, इसलिए हमने उसका आवेदन मंजूर किया। वॉल्टर धीरे, मैं समझता हूं, लेकिन अगर वह सचमुच पा गया तो? दरवाजा खुलता है, एंड्रयू अंदर आता है। एंड्रयू हंसी छिपाते हुए, तुम दोनों किस बारे में बड़बड़ा रहे हो? लोवेल कहता है, वाइस प्रेसिडेंट, आपकी समस्या हल हुई? एंड्रयू एक स्टाइलिश पोज में, उदासी से, उसके बारे में चिंता मत करो, बस उम्मीद नहीं थी। 300 साल बीत चुके हैं और मैं बूढ़ा हो चुका हूं, धीरे से, लेकिन वो अब भी वैसी ही है। यहां तक कि आवाज भी नहीं बदली, जैसे किसी सपने में हो। वह आंखों पर हाथ रखता है। लोवेल उसे देखता है। लोवेल मन ही मन सोचता है, आह, शायद ये अपने खोए हुए प्यार को फिर से देखने का दुख है। लेकिन डोरिस एक एल्फ है, उसका बदलना स्वाभाविक ही नहीं, और जब जवान था तो खैर चुप रहना ही बेहतर है। वॉल्टर झिकते हुए, वाइस प्रेसिडेंट, क्या ये सच है? आयरिस परिवार ने बुक स्टोर के मालिक को गुरु मान लिया है? एंड्रयू गंभीरता से, ये उसके स्वामी होने की बात नहीं है, ये उसके अस्तित्व की बात है। एक फाइल देता है, यह टावर ऑफ सीक्रेट राइट्स की रिपोर्ट है, पढ़ो खुद। फिर सीधा वॉल्टर की ओर देखता है, वैसे लियोनार्ड
संगठन ने तुम्हारे कीमिया विभाग की फंडिंग में 30% कटौती का निर्णय लिया है। वॉल्टर की आंखों से आंसू झरते हैं। क्यों? लोवेल उसके कंधे पर हाथ रखता है। एंड्रयू कहता है, जोसेफ ने यह फाइल खुद लिखी है, मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। हल्का पॉज। बुक स्टोर का मालिक अभी मित्रवत है, लेकिन न्यूओजन में उसकी मौजूदगी एक स्थायी समस्या है। वॉल्टर डरते हुए, तुम्हारा मतलब? एंड्रयू धीरे से खड़ा होता है। वाइल्ड और वो किताबों की दुकान एक दूसरे से जुड़ी हुई है। लोवेल कहता है, हमें थोड़ा और सावधान रहना चाहिए। एंड्रयू सख्ती से, एकरमैन को बुलाओ, वो हमारी आंखें बनेगा। हमें उस किताबों की दुकान के मालिक के इरादे और व्यवहार पैटर्न को जानना होगा। मित्रता का दावा करना और आंखें मूंद लेना हमारी भूल होगी। बालकनी में ड्रैगन के कंकाल की ओर देखते हुए एंड्रयू धीरे से, हम लाखों लोगों के जीवन के लिए उत्तरदायी हैं और यह घटना हमें चेतावनी देने के लिए काफी है। धीरे धीरे उनकी ओर मुड़ता है। सत्य का क्रम सिर्फ ज्ञान पाने के लिए नहीं, व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी है। लेकिन अगर हम एक प्राधिकरण बन जाए तो भ्रष्टाचार अंदर से शुरू होता है। वॉल्टर कहता है, कोक, आप कह रहे हैं कि? लोवेल कहता है, क्या सत्य के क्रम में ही कुछ हल है? एंड्रयू कठोर स्वर में, हमारी निगरानी प्रणाली विफल हो चुकी है। लाल पंथ, सफेद भेड़िए बार बार भाग जाते हैं। यदि यही हाल रहा तो हम अपना भरोसा खो देंगे। अब वक्त है आत्मनिगरानी का, और मुझे उम्मीद है तुम दोनों वहीं बनोगे। ये राष्ट्रपति मारिया की भी इच्छा है। रुक कर कहता है, और हाँ, हम इस अवर्णनीय श्रेणी से नहीं डरेंगे। आखिर एक दिन देवता भी मरते हैं, पर सत्य सदा शाश्वत है। लोकेशन बुक स्टोर। अगली सुबह न्यूज चैनल की आवाज बैकग्राउंड में चलती है। कैमरा धीरे धीरे नीचे उतरते हुए लिन को सीढ़ियां चढ़ता दिखाता है। न्यूज वॉइस ओवर। एपी और कीमिती स्ट्रीट के बीच गैस प्लांट में भीषण विस्फोट। वर्षा के पानी ने तबाही फैलाई, पर आग 23वीं स्ट्रीट पर रुक गई। लिन हाथ देखते हुए 23वीं स्ट्रीट गेट की ओर बढ़ता है। बाहर का नजारा देखकर चौंक जाता है, दांत भींचता है। मैं बस थोड़ी देर के लिए सोया था। मैं विस्फोट कैसे चूक गया? धीरे से सोचता है। मैं इतनी गहरी नींद में था कि गैस विस्फोट ने भी मुझे नहीं जगाया। एक पौधे की ओर देखता है। मिस डोरिस जाते वक्त कह गई थी, वो बिना कुछ दिए मेरा तोहफा नहीं ले सकती। गमले को निहारते हुए मुस्कुराता है। एक पौधा, एक प्यारा शर्मनाक उपहार, पर उनके अनुसार ये कीमती है। पानी डालते हुए कहती थी, इसका अपना दिमाग है, इच्छाओं को समझता है। बकवास जैसी बात है, पर शायद इसी में जादू है। थोड़ी देर रुककर शांत भाव से, अगर ये पौधा बड़ा हुआ तो किताबों की दुकान की हवा भी शुद्ध होगी, और शायद मेरा मन भी। हल्की मुस्कान। बड़ो छोटे पौधे, क्योंकि तुम्हारे साथ मेरी कुछ अधूरी इच्छाएं भी पनप रही हैं।